गर्वित अपनी बहन और पायल के साथ मिलाल किला घूमने तो आ गया था, लेकिन उसके मन में किले पर कम और अपनी जेब पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। उसे लग रहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बहन और पायल को किसी ठीक जगह पर खाना खिला सके। उसकी मुश्किल तो पायल ने तब और ज्यादा बढ़ा दी जब वो लोग किसी ढाबे पर खाना खाने से मना कर चुके थे और लकी ने उसकी आग में ऐसे घी डाला कि उसने कहा कि वो गर्वित सभी को ओबराय में खाना खिलाने के लिए ले जाने वाला था। शाम को जब वो लोग डिनर के लिए जा रहे थे तो गर्वित की जान उसके गले में अटक गई थी। अरे हंस क्यों रहा है भाई, कुछ तो बोल, गर्वित ने कहा। तब तक वो लोग होटल के बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन लकी के मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटा था। इधर थोड़ी देर बाद जब सब लोग नीचे उतरे तो होटल को देखते ही गर्वित को उसकी नानी याद आ गई। प्रीतम उसकी हालत समझ पा रहा था। वो उसके पास आया और उसने अपना कार्ड जेब से निकालकर उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा, भाई ये ले, तू मेरा कार्ड रख ले, इसमें भी 1200 रुपए बचे हुए हैं। प्रीतम ने अपना कार्ड उसे दे दिया था। इसमें जो पैसा था वो प्रीतम की जेब खर्च और किराए का पैसा था, लेकिन जब उसने अपने दोस्त पर मुसीबत आती हुई देखी तो उसने चुपचाप वो पैसे निकाल कर अपने दोस्त को दे दिया। नहीं यार, तुम दोनों को ही अपनी जेब से 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं खुद ना तुम दोनों को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, समझे? लकी ने बहुत आराम से मुस्कुराते हुए कहा। गर्वित, तू अपनी बहन को क्या खिलाना चाहता है उस पर ध्यान दे। कोशिश करना कि तू उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना मंगवाए, और जब बिल आएगा ना तो हम दोनों साथ में मिलकर काउंटर पर जाएंगे और उसे पेमेंट करेंगे। लकी ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से सुप्रीम कार्ड निकालकर गर्वित और प्रीतम की तरफ हवा में लहराने लगा। फिर उसके बाद उसने उसे जेब में डाल दिया। उसे डर था कि अगर वो ज्यादा देर तक गर्वित को कार्ड दिखाएगा तो शायद वो उसे पहचान सकता था। ये बात हर किसी को पता थी कि सुप्रीम कार्ड मिल पाना कितनी बड़ी बात थी। अरे तेरे कार्ड में भी कैंटीन ही के पैसे हो गए यार, तू भी कितना ही कमा लेता है भाई, तुझे पता नहीं कि क्या तेरी हालत इससे भी ज्यादा खराब है, गर्वित ने कहा। और प्रीतम और वो उसे असमंजस भरी नजरों से देखने लगे। उन्हें सच में भी लकी की कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। देख, मेरे कार्ड में 20,000 रुपए के आसपास रखे हुए हैं। इस बार अपनी किस्मत ने ना खूब साथ दिया अपना। एक बार 10,000 की लॉटरी की टिकट खरीदे और उससे मुझे 20,000 रुपए इनाम मिले। लकी ने अपनी नाक सुझाते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि गर्वित और प्रीतम को उसकी असलियत के बारे में कुछ पता चले। अगर वो उन्हें ये सब बता देता तो वो लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करने वाले थे। अब जब दोनों ने सुना कि लकी के खाते में 20,000 रुपए पड़े थे तो गर्वित और प्रीतम की चिंता आखिरकार खत्म हो गई और उन दोनों ने राहत की सांस ली। उन दोनों ने उल्टा लकी को डांटना शुरू कर दिया और उसे इस बात पर कोस रहे थे कि लकी ने अभी तक उन्हें इनाम वाली बात नहीं बताई थी। अब जब सारा मामला शांत हो गया तो सब लोगों ने ये मन बना लिया कि वो अंदर घुसने वाले थे। जैसे ही वो लोग होटल से थोड़े पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका दरवाजा काफी पुराना था और वो काफी पुराना बना हुआ दिखाई दे रहा था। उसके आगे ढेर सारी महंगी महंगी गाड़ियां लगी थीं और वहां पर दिल्ली के सभी अमीर लोग खाना खाने के लिए आया करते थे। प्रीतम और गर्वित तो अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह की जगह पर खाना खाने के लिए आए थे। जब उन्होंने देखा कि वहां के लोगों ने शानदार कपड़े पहने थे तो एक बार के लिए तो वो अपने कपड़ों को देखकर ही रुक गए। अरे भाई, कपड़ों से कुछ नहीं होता, चलो, लकी ने कहा और उन दोनों को आगे ले जाने लगा। भले ही उन्हें लकी के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लकी अपनी पुरानी सी शर्ट में भी इस तरह से अंदर जाए जा रहा था जैसे कि उसने कोई 3 पीस सूट पहना था। वो अंदर गया और उसने लॉबी के अंदर अपने लिए एक टेबल बुक कर ली। लकी ने फिर गर्वित को अपनी आंखों से समझाया कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और गर्वित ने भी बिना चिंता के ही 10 तरह की डिशेस ऑर्डर कर दी। उसके अलावा उन सब लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक भी मंगवाई। अब उन सबके दाम मेन्यू के हिसाब से जोड़ें तो बिल करीब 10,000 रुपए बैठ रहा था। लेकिन जब पायल ने उन सारी डिशेस को देखा तो उनके बारे में पढ़ा तो काफी खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसका दिल्ली आना सफल हो रहा था। सुनो सब लोग ना, एक बार मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना कि आज गर्वित हमें एक अच्छी जगह पर खाना खिलाने के लिए ले जाने वाला है। देखा ये जगह कितनी अच्छी है, मैंने तो अपनी जिंदगी में ना इससे अच्छी जगह ना खाना ही नहीं खाया। पायल ने राखी की तरफ देखा और फिर शर्माते हुए गर्वित की तरफ देखने लगी। हाँ तो इसमें कहने की क्या बात है, आखिर वो भाई किसका है। चलो अब जब तक खाना खा रहा है ना तब तक थोड़ा सा फोटो ले लेते हैं और उन्हें अपने दोस्तों वाले ग्रुप में ना पोस्ट कर देते हैं। जब वो बैकग्राउंड में इस होटल को देखेंगे ना तो देखना मारे जलन के मर ही जाएंगे, राखी ने कहा और फिर अपना फोन निकाला। ना सिर्फ वो अपनी और अपनी दोस्त की फोटो ले रही थी बल्कि साथ में वो होटल के ढेर सारे फोटो लिए जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद उसका ये जोश ठंडा हो गया और सब लोग फिर से अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए।
उनका उस टेबल पर खाना सर्व हो चुका था। उन्हें खाना काफी अच्छा लग रहा था। राखी और पायल तो टूट के ही खा रहे थे और लकी और बाकी लोग धीरे धीरे खाते हुए अपनी बात कर रहे थे। हर थोड़ी देर में वहां ठहाके गूंजने की आवाज आ रही थी। चलो तुम लोग खाओ, मैं जरा बाथरूम जाकर आता हूं, लकी ने कहा। फिर उठकर बाथरूम चला गया। वो खुद तो मजे कर रहा था, लेकिन अचानक से उसे मोना और शीना की याद आ गई। उसे इस बीच वसीम का फोन आया था और वो बता रहा था कि ईगल गैंग वाले मोना के फ्लैट के ऊपर नजर गड़ाए हुए बैठे थे। उन्हें खबर लगी थी कि कलाम यहीं कहीं था और हो सकता था कि इस वजह से वो मोना के फ्लैट में घुस जाए। लकी ने इसके लिए वसीम को मोना की होटल भेज दिया और उन दोनों को वहां से निकालकर किसी सेफ जगह पर पहुंचाने के लिए कहा। वो चाहे तो उन्हें होटल ब्लू मून में भी रुकवा सकता था जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती तब तक। जैसे ही लकी बाथरूम के अंदर गया, इधर से कुछ युवा लड़कों का एक समूह होटल के अंदर दाखिल हो गया। वो देखने में और बातें करने के तरीके से गुंडों जैसा नजर आ रहा था। उनमें से ग्रुप का जो लीडर था उसने अपने सिर के ऊपर दोनों तरफ से बालों को छिलवा रखा था और उसके सिर पर बस एक छोटी सी चोटी बनी हुई थी। उसने अपनी बाहों में एक सुंदर लड़की को पकड़ा था और उसके साथ में 5-6 लड़के दूसरे चले जा रहे थे। जो ग्रुप का लीडर था उस लड़के का नाम था विकास और उसके पिता पुखर राज परिहार भी ईगल गैंग के ही एक बड़े नाम थे। अब क्योंकि दिल्ली के अंडरवर्ल्ड को स्कॉर्पियन ग्रुप के जाने के बाद ईगल गैंग ने अपने कब्जे में ले लिया था, इसलिए उस दौरान विकास और उसके पिता का कद भी उसके ऊपर उठने लगा था। दिल्ली में ऐसे बहुत से लड़के थे जो उसके दोस्त बनना चाहते थे। चलो ना विकास भाई, आज आपकी तरफ से एक छोटी सी पार्टी हो जाए, वहां पर दिल्ली के बड़े बड़े लोग आने वाले ना। हाँ, पर मैंने नहीं बुलाया उन्हें, मैं तो सिर्फ अमान को बुला रहा था। वो थोड़ी ही देर में अंदर आता होगा, बोल रहा था कि वो पास में ही है। अच्छा है, कम से कम लोग हो तो। मुझे ज्यादा चमचे वैसे भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन भाई कोई भी आदमी क्या करेगा, आपका और ही ऐसा है कि हर कोई आपके साथ रहना पसंद करता है ना भाई। आजकल तो दिल्ली का हर लड़का आपसे मिलना चाहता है भाई, और हमारी तो किस्मत बहुत जबरदस्त है, हम आपके साथ घूम पा रहे हैं। देखो, वो लोग इतने जोर से और इतना शोर करते हुए बात कर रहे थे कि वो लोग भूल ही गए कि वो सब एक होटल में आकर खड़े थे और वहां पर भी लोग बैठे हुए थे। वहां का मैनेजर फिर विकास को देखकर एक बार के लिए डर गया था और वो खुद भी उसे कुछ कहना नहीं चाह रहा था। उल्टा तो वो उनका ऐसा स्वागत कर रहा था जैसे वो आज तक उन्हीं लोगों के आने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो लोग होटल के अंदर दाखिल हुए, उस वक्त से उन लोगों ने सब लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सब लोग उन्हें घूर कर देखे जा रहे थे और जब गर्वित और प्रीतम ने लड़कों के उस ग्रुप को देखा तो ना जाने क्यों एक बार के लिए वो खुद ही थोड़ा घबरा गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है, कि उन्हें डर लग रहा है। यहाँ पर ऐसे लोग कब से आने लगे यार? गर्वित ने अपने दिल ही दिल में उनकी शिकायत करते हुए कहा। उसने देखा कि उन 5-6 लड़कों ने 2 लड़के जो थे जिन्होंने आज सुबह राखी और पायल को छेड़ने की कोशिश की थी, वो भी आए थे। जैसे ही गर्वित ने उन्हें देखा, पहचान गया और उसे अपनी चेहरा छुपाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। प्रीतम भी अपनी शक्ल पहचान गया था और उसने भी अपना सिर थोड़ा सा नीचे कर लिया। दोनों किसी भी तरह से बस उसकी नजर में नहीं आना चाहते थे। अब वो लोग मिलकर 5-7 लोग थे और उनमें से जिस आदमी ने चोटी बांध रखी थी वो उसका मसीहा नजर आ रहा था। वो देखने में काफी ताकतवर लग रहा था। अब अगर ऐसे में वो उसकी पहचान में आ जाते तो उनकी हालत खराब हो सकती थी। गर्वित और प्रीतम अपने दिल में बस यही दुआ कर रहे थे कि जैसे तैसे वो जल्द से जल्द यहाँ खाना खाकर निकल जाएं। भाई विकास, एक सेकंड, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अभी जो 2 जाने पहचाने चेहरे को देखा है? उनमें से एक लड़के ने बीच में रुकते हुए कहा और फिर वो दोनों लड़के इधर उधर देखने लगे। थोड़ी ही देर में उनकी नजर उस टेबल पर पड़ी जिस टेबल पर गर्वित और प्रीतम बैठे थे। वो उनकी दिशा में बढ़ने शुरू हो गए। उन दोनों ने गर्वित और प्रीतम को पहचान लिया था। जी भाई, ये तो वही दोनों लड़के हैं इसके बारे में बात कर रहे थे। ये वही लड़के जिनसे हमारी लड़ाई हुई थी। साले, उन दोनों लड़कों ने विकास की तरफ देखते हुए कहा। उनके मुंह से इस तरह की बात सुनते ही गर्वित और प्रीतम की हालत पतली हो गई थी, लेकिन उन्हें यह आवाज काफी जानी पहचानी सी लग रही थी। उन्होंने गौर से सोचा तो पाया कि ये आकाश की आवाज थी। कहने को तो वो उनके साथ का एक स्टूडेंट था, लेकिन उसका दिल पढ़ाई में जरा भी नहीं लगता था। वो अक्सर कॉलेज के बाहर ही घूमता रहता और इसी वजह से उसकी पहचान विकास से हो गई थी और आजकल उसने विकास के साथ घूमना शुरू कर दिया था। आखिरकार जब राधिका की माँ चारू की माँ के साथ गांव से यहाँ आई थी तो आकाश उनके सामने अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ पाया था। उसके बाद चारू ने उसे छोड़ दिया और तब से वो लकी से बदले लेने के बहाने ढूंढ रहा था। अब आगे क्या होने वाला था
क्या वो लकी से बदला ले पाता? क्या प्रीतम और गर्वित यहाँ से बचकर निकल पाते? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने गर्वित और प्रीतम की चिंता को आखिरकार शांत करवा ही दिया था। उसने भले ही झूठ बोला था कि उसके खाते में इनाम के 20,000 रुपए पड़े थे, लेकिन उसकी बात सुनकर गर्वित प्रीतम दिल को तसल्ली दे रहे थे। वो लोग पायल और राखी के साथ में खाना खाने के लिए अंदर आ गए। अब जब उन्होंने ऑर्डर दिया तब लकी बाथरूम चला गया था। ठीक तभी विकास अपने कुछ लड़कों के साथ वहां अंदर आ गया। उनमें से 2 लड़के वो भी थे जिनसे आज सुबह प्रीतम और गर्वित की लड़ाई हुई थी, और उन्हें देखते ही उन दोनों ने अपना मुंह छिपाना शुरू कर दिया। इधर आकाश ने उन दोनों को पहचान लिया था। वो वैसे भी लकी से बदला लेने के बारे में ही सोच रहा था, और इसलिए जैसे ही उसने उन दोनों को देखा तो वो जोर से बोला, अरे मैं तो जानता हूं इन दोनों को। विकास भाई, अजय, फिरोज, आओ यार, मैं इन दोनों को से मिलवाता हूं तुम्हें। आकाश ने अपनी नजर गर्वित और प्रीतम की तरफ मोड़ दी थी। जब से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था तब से आकाश ने एक बार भी इन दोनों की तरफ कभी ठीक से देखा तक नहीं था। मैं अभी उसी क्लास में पढ़ता हूँ जिस क्लास में ये दोनों पढ़ते हैं। ये दोनों ना पैदाइशी गरीब है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज ये लोग खाना यहाँ कैसे खाने आ गए। एक बार जब हम लोग कॉलेज की ट्रिप पर गए थे ना, और शाम को खाना खाने के लिए एक होटल में जा रहे थे, तो ये लोग बोले कि भूख ही नहीं है इन्हें, हम नहीं आ रहे। फिर जब हम लोग जाने लगे ना, और मैं सबसे आखिरी में गया, तो मैंने देखा कि ये दोनों एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे हैं और बिस्किट खाए जा रहे हैं। इतने फटीचर है ना कि क्या कहूं मैं, छोड़ो यार। अब समझा, एक बस समझ ले कि इनसे बड़ा फटीचर ना दुनिया में साला कोई होगा नहीं। उसका नाम है लकी। देखो कुर्सी खाली पड़ी है ना, इसका मतलब वो इनके साथ खाने के लिए आया होगा। हो सकता है वो खुद ही इन्हें लेकर आया होगा। अच्छा, अरे यार कैसे लोग हैं? कोई इतना गरीब कैसे हो सकता है यार कि साला डिनर में चाय बिस्किट। हाँ। और देखो हैं कितने बेशरम, यहां खाने के लिए आ गए, बताओ। विकास और उन लड़कों ने उन दोनों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो उनकी शक्लें देखकर जोर जोर से हंसे जा रहे थे। इधर जब गर्वित और प्रीतम ने आकाश के मुंह से अपने लिए इस तरह के शब्द सुने तो उनके होश उड़ गए। गर्वित ने उन दोनों लड़कियों के सामने तो ये बता रखा था कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, फिर आकाश उनके बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकता था? उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। उसने बेवजह ही राखी को अपने भाई पर शक करने की एक वजह दे दी थी, और उसने ये सोचना भी शुरू कर दिया था कि या तो उसका भाई झूठ बोल रहा था या फिर आकाश झूठ बोल रहा था। जैसे ही गर्वित ने उसकी बहन की तरफ देखा तो उसने पाया कि उन दोनों की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी, और उनमें भी वही भाव थे जो गर्वित के मन में चल रहे थे। हाँ, पर देखो ना, इसने कपड़े तो बहुत अच्छे पहने हुए हैं, और भाई खाना भी तो ओबराय में बैठकर खा रहा है। उनमें से एक लड़के ने उसकी तरफ देखा और फिर राखी और पायल की तरफ देखते हुए बोला, और भाई अपने साथ 2 लड़कियां भी लेकर आए यार। मुझे तो लगता है भाई ने इन कपड़ों को खरीदने के लिए ना अपनी पूरे महीने की सैलरी उठा दी होगी भाई। आकाश ने कहा। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि गर्वित के पास इतने पैसे हो कि वो इतने महंगे कपड़े खरीदे। मुझे लगता है ना कि आज ये स्टाइल मारने के लिए यहाँ खाना खाने आया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगले पूरे महीने तक ना बेचारा सिर्फ हवा खाकर जिंदा रहने वाला है साला। आकाश ने कहा, और फिर से उसकी बातें सुनकर उसकी सारे साथी हंसने लगे। और देखो ये लड़कियां कितनी सुंदर है, फिर भी इस जैसे फटीचर आदमी के साथ क्या कर रही हैं समझ नहीं आ रहा। आकाश ने राखी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा और आगे बोला, मुझे तो लगता है कि भाई के कपड़े देखकर ही फंसी होगी, लेकिन बता रहा हूं मैं यार, भले ही भाई के कपड़े अच्छे हों लेकिन अंदर से तो भाई पूरा नंगाई है। तुम्हें क्या लगता है ये कोई अमीर आदमी होगा? जी नहीं, तुम दोनों का भ्रम है ये। आकाश बात करते हुए उन दोनों लड़कियों के पास आ गया था। इधर राखी को यह बात बहुत बुरी लग रही थी कि वो उसके सामने ही उसके भाई का इतना मजाक उड़ा रहा था। गर्वित को भी उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, और उसका मन तो यही कर रहा था कि वो उसे जान से मार दे, लेकिन वो जानता था कि उसके साथ में अभी बहुत सारे लोग खड़े थे, इसलिए वो सिवाय डरने के और कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे अपने आप के ऊपर इतनी शर्म आ रही थी कि उसने अपनी मुट्ठी भींच ली थी, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर पा रहा था।
उसका तो बस ही यही मन कर रहा था कि अभी की अभी धरती फटे और अंदर समा जाए। सालो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? ऐसे बैठे हो यहाँ पर? विकास भाई तो तुम्हारे सामने खड़े और तुम उनके सामने बैठकर ऐसे खा रहे हो। उनमें से एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। यह बात कहकर उसे विकास को इम्प्रेस करने का मौका मिल गया था और वो इसे गंवाना नहीं चाहता था। इधर गर्वित और प्रीतम ने देखा कि वो सुबह वाला लड़का उनकी तरफ बढ़ा चला रहा था, लेकिन वो लोग इतने डरे थे कि उन्होंने अपने डरे हुए सिरों को नीचे झुका लिया। उनमें से वही सुबह वाला लड़का उनके पास आया और उसने गर्वित और प्रीतम को अपनी कुर्सी से लात मारकर नीचे गिरा दिया। उठ साले, खड़ा, बहुत हीरो बन रहा था ना सुबह, उठ। उस लड़के ने फिर से चिल्लाते हुए कहा और उसकी आवाज सुनकर गर्वित और प्रीतम अपनी जगह से खड़े हो गए। बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक चल रहा है ना तुम्हें, हैं? उनमें से एक लड़के ने गर्वित को कपड़ों से पकड़ा और फिर अपनी दूसरी जेब से चाकू निकालकर उसे खोल दिया। फिर उसने उसे गर्वित की कमीज पर टिकाया और उसे फाड़ने ही वाला था। गर्वित उसे इस तरह देखकर घबरा गया और एक पल के लिए वो पीछे हट गया। उसे अपनी जिंदगी में कभी इससे अच्छे और इतने महंगे कपड़े नहीं पहने थे। साले, अगर तू एक कदम भी हिला ना तो तेरे कपड़े के साथ ना तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए कहा और फिर एक जोरदार आवाज के साथ ही उसकी टी शर्ट के अंदर का एक बहुत बड़ा कट लग गया। वो पूरी तरह से फट चुकी थी। जैसे ही गर्वित ने देखा कि उसकी टी शर्ट का टुकड़ा फट गया था, उसका दिल काफी दुखने लगा। वो इस तरह के कपड़े पहनने के सपने सालों से देखता आ रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ एक दिन ही उसे पहन पाया था। अरे यार, कैसा लड़की जैसा लड़का है ये। अभी तो सिर्फ इसकी शर्ट फाड़ी है, लेकिन बेचारे की ऐसी शक्ल हो गई जैसे इसके घर के अंदर किसी की मौत हो गई हो। सच में फटीचर है साला। आकाश ने पीछे से हंसते हुए कहा। वो भले ही उसकी क्लास में पढ़ता था, फिर भी आकाश को उसके ऊपर जरा भी दया नहीं आती थी और ना ही वो उसके ऊपर कोई तरस दिखाना चाहता था। इतने में विकास आगे आया और उसने गर्वित के पेट पे एक जोरदार लात मार दी। गर्वित एक कुर्सी से टकराया और फिर नीचे जमीन पर जा गिरा। ठीक इसी वक्त एक दूसरे लड़के ने प्रीतम को लात मारी और उसका भी यही हश्र हुआ। इधर पायल और राखी दोनों जोर जोर से चिल्ला रही थी। राखी अपने बड़े भाई को इस तरह से मार खाते हुए नहीं देख सकती थी और इसलिए उसे वो उठाने के लिए आगे बढ़ने लगी। अरे वाह, ये दोनों तो बहुत ही सुंदर हैं। विकास ने उन दोनों लड़कियों को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। फिर वो धीरे धीरे राखी की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाया और राखी का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। राखी ने अपने आप को उससे छुड़वाने के लिए खुद को थोड़ा सा पीछे की तरफ धक्का दे दिया, लेकिन विकास की गिरफ्त से छूट पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। इधर तो आओ जाने मन, हम भी तो जरा देखें कि तुम चीज क्या हो। विकास ने अपना हाथ राखी की कमर में डाल दिया और वो उसे अपनी तरफ खींचकर उसे गले लगाने ही वाला था कि राखी ने जोर से चिल्ला दिया, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पा रही थी वो। उसे हाथ भी मत लगाना। इतने में पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई और उसके तुरंत बाद विकास की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देने लगी। आह! विकास के सिर पर किसी ने बहुत जोर से वार किया था। उसने अपना सिर अपने हाथों से ढका और फिर नीचे की तरफ झुककर कुछ कदम पीछे जाने लगा। तब तक उसने अपने हाथों से राखी को छोड़ दिया था। सुनो, तुम ठीक तो हो? इतने में गर्वित राखी के पास आ गया था। उसने उसे बचाने के लिए उसे गले लगा लिया। जब उसने देखा कि राखी बहुत घबराई हुई थी तो गर्वित को बहुत गुस्सा आ गया। उसने फिर तो आर देखा ना पार और सीधा विकास के गाल पर एक जोरदार चांटा लगा दिया। वो अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अगर कोई उसकी बहन के साथ कुछ भी करे तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अपनी बहन को इस तरह से परेशान होते हुए नहीं देख सकता था। इस देश का राजा भी उसकी बहन को हाथ नहीं लगा सकता था। विकास भाई, आप ठीक हो? इतने में उसके साथ वाले लोग विकास के पास आकर उसे उठाने में उसकी मदद करने लगे। विकास ने अपने माथे को कुछ देर के लिए सहलाया और फिर अपनी पीठ सीधा करने लगा। उसने जब देखा कि उसके हाथों पर उसका थोड़ा सा खून लग गया था तो उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसकी आंखें गेंद जितनी बड़ी हो गई थी। वो बहुत ही लाड़ प्यार से पले और बड़े हुए लड़कों में से था और कोई उसके साथ इस तरह की हरकत कर जाए ये बात उसे बर्दाश्त नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी अपने बाप तक से मार नहीं खाई थी, तो फिर ये गर्वित क्या चीज थी? मारो साले को, और इतना मारो कि साले की माँ भी इसकी शक्ल नहीं पहचान पाए। और इन लड़कियों को ले चलो अपने साथ। साले, इन लड़कियों को बचाने के लिए इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, अब देखता हूं
लड़कियों को कैसे बचाता है मुझसे? विकास ने गर्वित की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसके सारे लड़के ने उसकी बात मानने में एक पल की भी देरी नहीं की और सब लोग गर्वित और प्रीतम पर टूटने के लिए तैयार हो गए। साले तूने विकास भाई पे हाथ उठाया? तुझे क्या अपने पुरखों के पास जाना है क्या साले? बहुत हाथ चलते ना तेरे। ठहर, अभी बताते हैं। जब तक तू मर ना जाएगा ना साले, तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है तुझे। उनमें से कुछ लोग गर्वित के ऊपर बरसते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे थे। उनमें से कुछ लड़कों ने तो कुर्सी भी ऊपर उठा ली थी, जिनसे आज सुबह गर्वित और प्रीतम की लड़ाई हुई थी। भले ही गर्वित को अब डर तो लग रहा था, लेकिन उसे इससे भी ज्यादा इस बात से डर था कि वो लोग राखी को बहुत ज्यादा परेशान करने वाले थे। गर्वित ने राखी को अपने पीछे छुपा लिया था और उसने अपने मन में ये बात ठान ली थी कि अगर वो लोग उसे तब तक मारते जब तक वो मर जाता, तो भी वो राखी को एक खरोंच तक नहीं आने देता। तभी उनमें से कुछ लड़के आगे आए और उन्होंने गर्वित के गाल पर थप्पड़ लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में गर्वित के शरीर से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन के सामने ढाल बनकर टिका हुआ था। वो राखी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, लेकिन जिन लड़कों का वो सामना कर रहा था, वो खुद भी उसे इतनी आसानी से तो छोड़ने वाले नहीं थे। उनका गुस्सा गर्वित के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो चुका था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या गर्वित अपनी बहन को बचा पाता? क्या लकी वक्त रहते वहां पहुंच पाता, या वो लोग गर्वित को मार देते? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आकाश ने गर्वित और प्रीतम को पहचान लिया था और उसके साथ में विकास और बाकी लड़कों ने मारपीट भी शुरू कर दी थी। सबसे पहले तो उन्होंने गर्वित के कपड़े फाड़े और उसके बाद उसे पीटने लगे। उसके बाद विकास ने राखी के साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी और यही बात गर्वित को पसंद नहीं आई। उसने विकास के सिर पर हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया और बाकी राखी को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। इधर से आकाश और बाकी लोग उसे मारे जा रहे थे, लेकिन गर्वित राखी के सामने से हटने का नाम नहीं ले रहा था। छोड़ उसे, उनमें से एक लड़के ने कहा और फिर से गर्वित के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इतने में गर्वित ने उसे अपने पास पड़ी कुर्सी उठाकर मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी जान खत्म होती जा रही थी और इससे पहले कि वो कुर्सी से वार कर पाता, उस लड़के ने गर्वित से कुर्सी छीनी और उसके सिर पर दे मारी। कुर्सी के टुकड़े टुकड़े हो गए। इधर गर्वित के सिर में बहुत तेज दर्द उठना शुरू हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सिर में लकड़ी की चॉपस्टिक घुसा दी थी। एक पल के लिए तो गर्वित को होश ही नहीं रहा और दुनिया उसके चारों ओर गोल गोल घूमने लगी, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो राखी के सामने से हटने को राजी नहीं था और उसे पकड़कर सामने डटकर खड़ा था। भाई! जैसे ही गर्वित के सिर पर उस आदमी ने कुर्सी तोड़ी तो राखी के मुंह से चीख निकल गई। उसे डर लग रहा था, अगर ऐसे ही गर्वित और उसके सामने आकर खड़ा रहता तो शायद उसकी जान चली जाती और उसकी बहन ये सब होता हुआ नहीं देख सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कानों को ढककर उसे थोड़ा नीचे कर लिया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसका भाई अभी भी उसी के सामने खड़ा था, लेकिन उसके सिर पे चोट थी और खून बह रहा था। राखी को डर लग रहा था कि उसने भाई के साथ कुछ होना चाहे। उसे अपने भाई की चिंता होने लगी। वो अपने भाई की इस काम को देखकर इतना हिल गई थी कि उसने गर्वित का खून से सना सिर पकड़ा और पागलों की तरह रोने लगी। भाई तुम ठीक हो तुम भाई? अच्छा, तो ये दोनों भाई बहन है। मारो साले को, दोनों को मारो। जब तक दोनों मर ना जाए दोनों को मारो। कुछ भी होता है मैं निपट लूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। विकास ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा और फिर अचानक से उसकी नजर पायल के ऊपर चली गई जो दूर कोने में खड़ी थी। विकास ने उसे देखा और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोला, वहां पर एक और लड़की खड़ी है, उसको भी लेकर आओ इधर, साली को छोड़ेंगे नहीं। विकास ने जैसे ही इतना भर कहा कि उसके बाद कुछ एक लड़के ने गर्वित को छोड़कर पायल को पकड़ने के लिए उसके पास चले गए, लेकिन इससे पहले कि वो उसे हाथ लगा पाते प्रीतम के अंदर भी गर्वित को देखकर हिम्मत आ गई थी और उसने भी उसी तरह से पायल को बचाना शुरू कर दिया जिस तरह से गर्वित अपनी बहन को बचा रहा था। उसने भी अपने मन में ठान ली थी कि जो गर्वित से पहले पायल के सामने से वो नहीं हटेगा। आज उसकी मौत भी हो जाती तो भी गर्वित के साथ वो खुशी खुशी मर जाएगा, लेकिन उसके जिंदा रहने तक ये लोग इन दोनों लड़कियों को हाथ तक नहीं लगा पाएंगे।
अब प्रीतम और गर्वित दोनों ने ही उनका मुकाबला करना शुरू कर दिया था। लेकिन जिस तरह से सामने वाले लोग इन दोनों को पीटे जा रहे थे, उससे तो यही लग रहा था कि ये दोनों ही उनके सामने 5 मिनट से ज्यादा टिकने वाले नहीं थे। इधर पायल और राखी को उन दोनों के होने की वजह से एक खरोंच तक नहीं आई थी, लेकिन वो दोनों पूरी तरह से रोई जा रही थी। राखी बाहर निकलकर अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन गर्वित ने उसे आगे आने से रोक दिया था। इधर प्रीतम भी पायल के सामने डटकर खड़ा था। पायल ने पीछे से प्रीतम को उसके कपड़े से पकड़ रखा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रही थी। वहां पर जो बाकी लोग खड़े थे और बैठकर खाना खा रहे थे, उनसे ये सब दरिंदगी देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर सकते थे। अगर उनमें से कोई भी बीच में दखल देने की कोशिश करता तो शायद उसकी जान जा सकती थी। किसी के लिए भी उसकी जिंदगी कोई मजाक नहीं थी जो वो खुशी खुशी अपने आप को ऐसे ही कुर्बान कर दे। उनमें से जो लोग बच्चों के साथ आए थे, वो लोग तो किसी भी तरह का रिस्क उठा ही नहीं सकते थे, और इसलिए वो लोग सबसे पहले वहां से उठकर निकल गए, और जो बचे थे वो सिर्फ तमाशा देख रहे थे। इधर जब विकास ने देखा कि गर्वित और प्रीतम को बुरी तरह से पीटे जा रहे थे, तो उसे दिल में काफी खुशी महसूस हो रही थी। वो दोनों गवार विकास से पंगा लेने की कोशिश कर रहे थे, और उसके हिसाब से तो उन दोनों के लिए इससे अच्छी और कोई सजा नहीं हो सकती थी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, रुक जाओ। ठीक इसी वक्त वसीम से बात करने के बाद लकी वॉशरूम से बाहर आ गया। जैसे ही उसने देखा कि उसके दोस्तों को कुछ लोग पीट रहे थे, तो ना सिर्फ उसे हैरानी हुई बल्कि उसे गुस्सा भी आने लगा। वो अभी तो शीना और मोना को वसीम के जरिए सेफ जगह पर पहुंचा कर आया था, और उसके बाद आज वो अपने दोस्तों को इस तरह से मार खाता हुआ देख रहा था, तो उसका खून खौल गया। उसने देखा कि गर्वित और प्रीतम को 6 लोगों ने घेर रखा था। लकी ने इसके आगे कुछ नहीं कहा और सीधा उन लोगों की तरफ दौड़ने लगा। ओह! इतने में लकी ने एक आदमी को लात मारी और वो नीचे गिर पड़ा। फिर दूसरे आदमी को लात मारी और वो दूर खंबे से जाकर टकरा गया। फिर उसने बोतल से सॉफ्ट ड्रिंक की 2 बोतल उठाई और उन्हें 2 लोगों के सिर पर मार दी। जैसे ही बोतल उन दोनों के सिर पर लगी, उनका सिर फूट गया और वो हिल भी नहीं पा रहे थे। बस बोतल के ऊपर उनके खून के धब्बे जरूर लगे थे और उनके सिर में से खून का कतरा बहना शुरू हो गया था। वो दोनों लोग तो अभी तक अचेत खड़े थे, अचानक से नीचे गिर पड़े। उनमें से एक आदमी ने अपना सिर पकड़ा और वो जमीन पर ऐसे बिछ गया जैसे कोई टाट का बोरा हो, और दूसरे ने तो गिरते ही आंखें फेर ली। खून उसके घाव में से बुरी तरह से रिसे जा रहा था। विकास भाई! उसने विकास की तरफ हाथ उठाते हुए कहा, लेकिन विकास ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अचानक से बीच में लकी के आ जाने की वजह से उसका सारा ध्यान लकी की तरफ चला गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह आदमी बीच में कहां से आ गया। बाकी लोग जो गर्वित और प्रीतम को मार रहे थे, जब उन्होंने लकी को इस तरह से उनके साथियों को पीटते देखा तो खुद भी घबरा गए। लकी ने सिर्फ उन्हें घूर कर देखा और इतने में वो लोग 2 कदम पीछे हो गए। तुम ठीक हो? लकी ने गर्वित और प्रीतम दोनों को कुर्सी पर बैठाते हुए कहा। उनके सिर और पूरे शरीर पर खून के निशान बने हुए थे। उनके पैरों पर और हाथों पर घाव ही घाव हो गए थे। जैसे ही लकी की नजर उनके घाव पर गई तो उसका दिल दुखने लगा। इधर जब प्रीतम और गर्वित ने देखा कि लकी ने उन्हें बचा लिया था, तो उनके चेहरे पर खुशी के आंसू बिछने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर लकी ना होता तो शायद वो आज जिंदा नहीं बच पाते। अपनी सूजी हुई और घायल आंखों से वो लकी के चेहरे को देख रहे थे। उनकी शक्ल पर ना तो कोई डर था और ना ही किसी तरह की चिंता। उसके चेहरे पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ साहस ही नजर आ रहा था, और वो कोई लड़का आम आदमी नहीं लग रहा था। तेरी वजह से बच गए यार। उफ, गर्वित ने कहा। उसकी आंखें ठीक तरह से खुल भी नहीं पा रही थी और वो कुर्सी पर चित सा होकर लेट गया था। भाई तुम ठीक हो? राखी ने गर्वित के पास आकर उससे पूछा। फिर उसने बिना देर किए उसे गले लगा ली और बेतहाशा तरीके से रोने लगी। पायल भी उसका यह हाल देखकर गर्वित के पास ही उसका हाथ पकड़कर बैठ गई थी। नहीं, मैं ठीक नहीं हूं, और लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों तो ठीक हो ना? गर्वित ने मुस्कुराते हुए उन दोनों लोगों की तरफ देखा और उनसे पूछा। इधर लकी ने तुरंत उन दोनों का इलाज करवाने के लिए एम्बुलेंस बुला ली थी। ये सब हो क्या रहा है विकास भाई? ठीक तभी एक आदमी और होटल के अंदर दाखिल हुआ और वो विकास के पास जाकर खड़ा हो गया। वो और कोई नहीं बल्कि अमान ही था। श्रीकांत उर्फ ओम उसके पीछे ही चला आ रहा था। उसने अभी भी उसी तरह से अजीब से कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर एक सफेद रंग का मास्क लगा हुआ था।
जब उसने लकी को उस कमरे में देखा तो उसे कुछ देर के लिए लकी के ऊपर ही उसकी आंखें रुक गई। क्या बात है, आपको चोट कैसे लग गई? किसने मारा आपको? किस साले की मौत आई है यहाँ पर? अमान ने जोर से चीखते हुए कहा और इधर उधर देखने लगा। अब उसकी नजर लकी से जा टकराई थी और उसे देखने के बाद अमान एक बार के लिए मुस्कुराया, लेकिन उसकी ये मुस्कान कुछ और ही कह रही थी। अच्छा, तो साले तू फिर से वापस आ गया। तूने विकास भाई को मारा है ना? मुझे लगता है कि अब तू जिंदा रहने का ना तुझे कोई शौक नहीं है। अमान, ये आदमी बहुत खतरनाक है यार। इसके सामने कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले 2 बार सोच लेना। मैंने पहले ही कुछ लोगों को फोन करके बुला लिया है, वो लोग आते ही होंगे, और एक बार आ जाएं तो इसे छोड़ेंगे नहीं। विकास ने लकी की तरफ देखकर बोला। वो आज जब ओबराई में आया था तो उसके साथ जो लड़के थे वो कमजोर थे, इसलिए वो लकी से पिट जा रहे थे। लेकिन जब वो जिन लोगों को बुला रहा था वो एक ही पल में लकी को ढेर करने की ताकत रखते थे। लेकिन विकास भाई, साले की हिम्मत कैसे हो गई कि साला आपके ऊपर हाथ उठा सके? आपका दोस्त होने के नाते ना मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाला हूं। मैं अभी इन तीनों को ना ठिकाने लगा दूंगा। साले को याद रहेगा कि इसका पाला आखिर किससे पड़ा था। ऐसे ही हर कोई रास्ता चलते शेर थोड़ी बनेगा क्या? अमान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो विकास का बदला लेने के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि लकी से बदला लेने के बाद में वो आराम से विकास की नजर में आ सकता था। ऊपर उठने के लिए उसका विकास से जुड़ा होना काफी जरूरी था। इसके अलावा विकास भाई इस आदमी से पहले भी मिल चुका हूं, तब इसने मुझे भी मारा था, और साथ में मैं जिस लड़की को प्रपोज करने वाला था ना, उस लड़की को भी उड़ा कर ले गया था। अब इस बार चाहे आपके लिए हो या फिर मेरे लिए, लेकिन मैं तो इसका नामो निशान ना मिटा कर रहूंगा। देखता हूं कैसे बचता है। ठीक है, लेकिन याद रखना आदमी थोड़ा टेढ़ा है, ये कुछ भी कर सकता है। इसने अभी मेरे एक लड़के के सिर पर बोतल फोड़ दी है और वो कभी भी मर सकता है। मुझे डर है कि तुम। विकास ने आगे की बात कहने से अपने आप को रोक लिया। विकास अमान को पसंद करता था और वो नहीं चाहता था कि लकी की वजह से उसे कुछ भी नुकसान पहुंचे। नहीं विकास भाई, आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे अकेले नहीं हरा पाया तो क्या हुआ? हम जिस तरह के लोग हैं ना, उसके हिसाब से मैं जिस आदमी के ऊपर हाथ रख दूं ना, वो अपने लिए ना अपने हाथ को गंदा कर सकता है। मुझे अपने हाथों पर ना इसका खून चाहिए ही नहीं। मैं दूसरों को बोल के करवाऊंगा। अमान ने कहा और फिर श्रीकांत की तरफ देखकर बोला, इससे तो यही अकेला निपट लेगा। इन दिनों में श्रीकांत की चोट भी ठीक हो गई थी और अमान ने उसे बार बार ये पूछ कर उसे उकसा दिया था कि आखिर लकी उसके ऊपर चाकू से वार कैसे कर सकता था। श्रीकांत ने उसकी बात को संभाल लिया, लेकिन अब उसे मालूम नहीं था कि लकी में और श्रीकांत में दोस्ती हो गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी श्रीकांत के ऊपर हाथ उठाता? और जब अमान को यह बात पता चलती तो उसका क्या हाल होता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब गर्वित और प्रीतम की हालत खराब हो चुकी थी और वो लोग मौत की कगार पर पहुंच चुके थे, तब लकी ने आकर उन लोगों को बचा लिया था। लकी ने विकास के लोगों को बेतरतीबी से मारना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते सब लोग उसके डर के मारे उससे दूर हो चुके थे। इतने में अमान भी वहां आ गया और विकास के सिर के चोटें देखते हुए वो समझ गया कि ये सब काम लकी नहीं किया था। आज उसे लकी से अपना और विकास का बदला लेने का अच्छा मौका मिल गया था, लेकिन उसने इस बदले को लेने के लिए अपनी बजाय श्रीकांत को आगे कर दिया था। ये कैसे निपटेगा इससे? विकास ने अमान से पूछा। वो उसे देखते ही कंफ्यूज हो गया था। श्रीकांत दिखने में छोटा नजर आ रहा था। लकी का जोश देखकर उसे डर लग रहा था कि कहीं श्रीकांत का भी वो यही हाल ना कर दे। विकास भाई, आप देख रहे हो उधर जो लड़के आपके मार खाए पड़े हैं ना, ये उन सब के बराबर एक पावर पैक है, अमान ने कहा। नहीं अमान भाई, मुझे लगता है विकास सही कह रहे हैं। हमें इसे वहां नहीं भेजना चाहिए। वो अभी पागल हुआ पड़ा है, बेकार में इसका हालत बिगाड़ देगा। अच्छा यही होगा कि हम लोग विकास भाई के लड़कों के आने का इंतजार कर लें। इस वक्त आकाश ने अमान के खिलाफ जाकर बात करनी शुरू कर दी। वो दोनों ही विकास का मन बहलाने में लगे थे और वो यही चाहते थे कि बस किसी भी तरह वो विकास की नजरों में आ जाए। अब आकाश खुद यही नहीं चाहता था कि उसके होते हुए अमान बाजी मार ले, इसलिए उसने बीच में आते हुए कहा, वो और अमान एक दूसरे को वैसे भी पसंद नहीं करते थे। अरे अमान भाई, वो कहावत है ना, संगठन में शक्ति अकेले में नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप थोड़ा सा रुक जाओ।
अब जब आकाश को लगा कि अमान मानने को तैयार नहीं था तो उसने उसे दूसरे तरीके से समझाना शुरू कर दिया। पर अमान ने भी उसकी तरफ देखा और बोला, भाई ये कहावत भी है ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। इसलिए तुझे और विकास भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस लड़के को अगर कुछ भी हो गया ना तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं, समझे? अमान ने कहा और फिर आकाश की तरफ घिन्न भरी नजरों से देखने लगा। अरे भाई, आकाश ने अमान को मनाने के लिए फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, लेकिन इतने में श्रीकांत को समझ आ गया था कि वो अमान को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कह पाता, श्रीकांत ने उसे अपने कंधे पर उठाया और उसे एक ही झटके में नीचे गिरा दिया। आकाश नीचे जमीन पर गिर चुका था और वो हमारे दर्द के कराह रहा था। इधर श्रीकांत अमान के पास आकर खड़ा हो गया। काफी अच्छा काम किया। कम से कम तुम्हें इतनी समझ तो आ गई कि अपने मालिक के दुश्मनों को मारना ही तुम्हारा काम है। अमान ने प्यार से श्रीकांत के बालों में हाथ फेरा और उसे पुचकारते हुए कहने लगा, शाबाश, लड़की में तो दम तो है। अब भेज दे ऐसे उन तीनों को मजा चखाने के लिए, और जब तक वो तीनों मर नहीं जाते ना तब तक इसे वापस मत आने देना। जो भी होगा मैं निपट लूंगा। विकास ने कहा और फिर लकी की तरफ अपनी उंगली उठा दी। ठीक है विकास भाई, अमान ने कहा। वो देख पा रहा था कि उसके लिए किसी सुनहरे मौके से ये कम नहीं था, और ना सिर्फ वो इस वक्त लकी को मारकर अपना बदला पूरा कर सकता था, बल्कि साथ में वो आराम से विकास के माथे सारे इल्जाम मढ़कर बच भी सकता था। वो एक तीर से दो निशाने करने के बारे में सोच रहा था। फिर उसने श्रीकांत के सिर पर हाथ फेरा और फिर लकी की तरफ इशारा करते हुए बोला, श्रीकांत, इस आदमी को मेरे लिए खत्म कर दे। जैसे ही तू अपना मिशन पूरा कर देगा ना, मैं तेरी तनख्वाह में 1000 रुपए हर महीने बढ़ा दूंगा। उसके बाद तू भी अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद पाएगा और जैसा मैं दिखता हूं ना वैसा दिखने लगेगा। अब चल जा। अमान ने श्रीकांत के हाथ में एक खंजर पकड़ा दिया और उसे दूर धक्का दे दिया। श्रीकांत ने घबराते हुए लकी को देख लिया, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। लकी गर्वित और बाकी लोगों के सामने बस खड़ा था और वो शांति से श्रीकांत को देख रहा था। श्रीकांत, तेरी दिक्कत क्या है भाई? कभी बात सुनता है, कभी बात नहीं सुनता। अब मैंने जो कहा वो तेरे सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? जाओ और एक बार में उसका सिर अलग कर। चल अब जल्दी जा। अमान ने श्रीकांत के पीछे से उसे आवाज दी और उसका जोश बढ़ाते हुए कहा, लेकिन श्रीकांत सिर्फ चाकू अपने हाथ में थामे खड़ा था और हिलडुल तक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पुतला हो गया था। भले ही उसका चेहरा अमान को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि वो डोल रही थी। अरे ये क्या हो रहा है? तुम इसकी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? विकास को भी अब गुस्सा आया और उसने श्रीकांत से पूछना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो वो सीधा अमान की तरफ देखने लगा। इधर अमान भी विकास को देखकर खिसियाकर मुस्कुराए जा रहा था और ऐसे ही हाल में वो श्रीकांत के पास आया और उसके सिर पर एक जोरदार चमाट लगाते हुए बोला, साले कुत्ते के पिल्ले, तुझे जो मैं कह रहा हूं समझ नहीं आ रहा क्या? या कान में कचरा ठहर गया है? जा और उससे फटीचर को उड़ा सिर उसका, जल्दी जा। लेकिन श्रीकांत अभी भी अपनी जगह पर बुद्ध बनकर खड़ा था। वो अपनी जगह से ना हिल पा रहा था और ना ही डुल पा रहा था। उसकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे श्रीकांत की बात उसके कानों में जा ही नहीं रही थी। वो जानता था कि लकी उसका दोस्त था और उसकी पूरी जिंदगी में सिर्फ लकी उसका दोस्त था। उसने अपने दोस्त से वादा किया था कि वो अपनी दोस्त को नहीं मार सकता, तो फिर वो आज अपना वादा कैसे तोड़ सकता था? अरे भाई, कर क्या रहा है? सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्यों मेरी इज्जत गिरा रहा है? साले तू खा मेरा रहा है, बहन मेरा रहा है। मैं तुझे हर महीने पैसे देता हूं, फिर भी तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? अमान ने उसके ऊपर खींचते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को देखते ही उसे क्या हो गया था। वो पहले भी कभी श्रीकांत को किसी इंसान की तरह ट्रीट नहीं करता था और उसके बाद आज तो उसने हद ही कर दी थी। वो उसे बुरी तरह से झकझोर रहा था, लेकिन लकी को देखते ही श्रीकांत का आंख, कान और दिमाग सब बंद हो गया था। इधर अमान ने उसके गाल पर थप्पड़ लगाने शुरू कर दिए, लेकिन इसके बावजूद वो हिलने का नाम नहीं ले रहा था। जब अमान के सब्र का बांध टूटने लगा तो उसने उसे और जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और उसके बाद आखिरकार उसने उसे लात मार कर नीचे गिरा दिया। साले कुत्ते, कुत्ता है तू, कुत्ते से भी गया गुजरा है। मेरी नजर में तो तू साले ना, तुझे खाने को दिया, तुझे भौंकना सिखाया। तू साले मेरी बोटी फेंक रहा है, मेरी हड्डी खाई। गली का कुत्ता था तू। मैं उठाकर लाया और तुझे सड़क से, और आज तू मेरी बात नहीं सुन रहा है। अमान का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ गया था
और वो उसे बुरी तरह से मारे जा रहा था। लेकिन श्रीकांत के ऊपर उसकी किसी भी चीज का कोई असर होने का नाम नहीं ले रहा था। वो बस मार खाए जा रहा था और उसने एक बार अमान के हाथ को रोका नहीं, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत थी कि अमान भी उसे ज्यादा हिला नहीं पा रहा था। ओम, उठो और मारो साले को। तुम एक आदमी हो, कोई इसके कुत्ते नहीं हो। बता दो इसे कि तुम क्या हो। तुम एक इंसान हो। मारो इसे, मारो इस अमान को, मारो इस अमान कुत्ते को, उठो। इधर से लकी ने चिल्लाते हुए कहा। वो श्रीकांत को और मार खाते हुए नहीं देख सकता था और इसलिए उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा। जब उसने देखा कि श्रीकांत मार खाते खाते नीचे जमीन पर गिर गया था तो उसे भी उसके लिए दिल में बहुत बुरा महसूस हो रहा था और वो उसे इस तरह के हाल में नहीं देखना चाहता था। वो जानता था कि अगर उसने आज श्रीकांत के अंदर के इंसान को नहीं जगाया तो फिर वो कभी जागने वाला ही नहीं था। अगर उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था तो उसे अमान के चंगुल से निकलना बहुत जरूरी था। इधर श्रीकांत ने जैसे ही लकी की आवाज सुनी तो उसने अपनी आंखें खोल ली। फिर उसने एक बार के लिए लकी को देखा। उसकी आंखों में उसे वही अपनापन और प्यार नजर आ रहा था जो उस दिन उसने बगीचे में देखा था। वो देख पा रहा था कि लकी उसे एक दोस्त की नजर से देख रहा था और लकी का इस तरह से उसे देखना उसे बहुत पसंद आ रहा था। फिर भी वो अपनी जगह से थोड़ा सा खड़ा हुआ और उसने लकी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन लकी, ये आदमी मेरा मालिक है। इसने मेरी जान बचाई, मुझे नई जिंदगी दी। मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? नहीं ओम, इसने तुम्हें नहीं बचाया। उल्टा इसने तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। चलो मान भी लेता हूं कि इसने तुम्हें बचाया होगा, तो भी इसने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। इस दुनिया में कोई किसी का मालिक नहीं होता और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो तुम्हें किस तरह पीटे जा रहा है। तुम्हें अपनी जगह से खड़ा होना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। ओम, उठो। लकी ने फिर से जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसे उम्मीद थी कि वो जो कर रहा था वो इस बार के लिए कम से कम ओम के कानों में जाकर कुछ असर दिखाने वाला था। इस दुनिया में कोई किसी का मालिक नहीं है, श्रीकांत ने उसकी बातों को अपनी जुबान पर दोहराते हुए कहा। वो वही कह रहा था जो लकी ने उससे कहा था। अब उसके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होना शुरू हो गया और इससे पहले कि वो किसी नतीजे पर पहुंच पाता उसके मुंह से एक छोटी सी चीख निकली। उसने देखा कि अमान ने उसके सिर के पीछे हिस्से में एक जोरदार लात मारी। उसे लग रहा था जैसे अमान उसके सिर को नहीं बल्कि किसी फुटबॉल को मार रहा था। अच्छा, तो साले तू इसको पहले से जानता है और इसलिए तू मुझे इसके लिए धोखा दे रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू इस फटीचर के चक्कर में अपने मालिक से गद्दारी करे? साले कुत्ते, मैंने तुझे खाने के लिए दिया और तू है कि आज जाकर दुश्मन के पैर चाट रहा है। वो जो बोल रहा है वो तू बोल रहा है, तो फिर तेरे इतना सब कुछ करने का मतलब क्या हुआ? अमान ने फिर से श्रीकांत के पेट पर लात मारते हुए कहा। इस बार लात खाते हुए उसके मुंह से एक बड़ी चीख निकली और साथ में ढेर सारा खून भी बाहर आ गया। नहीं मालिक, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया है। जब से श्रीकांत अमान के साथ रहने लगा था तब से वो अमान को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अमान का ये कहना गलत था और इस बात का श्रीकांत को भी बुरा लग रहा था। ओम, उठो और मारो साले को। उधर लकी को अभी भी उसकी चिंता हो रही थी और वो उसे आवाज देकर बुलाए जा रहा था। साले, तुझे ये मास्क पहनना ही नहीं था, फटीचर भिखारी। मैंने सबसे बड़ी गलती तो यही की कि तुझे मास्क पहना दिया, अमान ने कहा और फिर श्रीकांत के गाल पर एक चांटा मार दिया और फिर उसके ऊपर लाते जमाने लगा। वो श्रीकांत का मास्क उखाड़ फेंकना चाहता था ताकि उसका भद्दा सा चेहरा सब लोगों की आंखों के सामने आ जाए, लेकिन श्रीकांत ने अमान को ऐसा करने से रोक दिया और अपने चेहरे पर अपना हाथ रख लिया। अमान ने फिर से उसे लात मारना शुरू कर दिया। इधर अमान को यह सब समझ नहीं आ रहा था कि इस मास्क की वजह से श्रीकांत उसकी इज्जत किया करता था। उसने बाकी लोगों को श्रीकांत का मजाक बनाने से रोक दिया था और वो एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीने लगा था। अगर अमान ने सच में अपने हाथों से उसका मास्क उतारने की गलती की तो इस गलती का अंजाम क्या होने वाला था इसके बारे में खुद अमान भी नहीं सोच सकता था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अमान उसका मास्क उतारता या फिर उसे लकी को मारने के लिए मना लेता? क्या लकी उसे अमान को मारने के लिए राजी कर पाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी से बदला लेने के लिए अमान उतावला हुए जा रहा था और उसने उस काम को करने के लिए श्रीकांत को आगे कर दिया था, लेकिन श्रीकांत लकी की शक्ल देखकर ही दुविधा में पड़ गया था। उसने कसम खाई थी कि वो कभी अपने दोस्त के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। ऐसे में वो लकी को कैसे मार सकता था?
अपनी बात ना मानने की वजह से इधर अमान ने श्रीकांत के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी थी। वो उसे गालियां दिए जा रहा था, कुत्ता बुलाया जा रहा था, लेकिन श्रीकांत लकी को मारने नहीं जा रहा था। खुद लकी भी उसे अंदर से जगाने की कोशिश में लगा था, लेकिन वो था कि कुछ समझ ही नहीं रहा था। साले बदसूरत भिखारी, तुझे मालूम भी है कि जिस दिन मैंने तुझे बचाया था उस दिन तूने मुझसे क्या वादा किया था? याद है या भूल गया? तूने कहा था कि आज से मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो फिर मान क्यों नहीं रहे बे? मान ना। अब तेरा बाप तुझे आखिरी बार समझा रहा है, या तो तू उसे मार दे या तेरा ये बाप तेरा नकाब उतार कर फेंक देगा। अमान ने कहा। वो खुद भी जानता था कि बिना मास्क के श्रीकांत एक कठपुतली से ज्यादा और कुछ नहीं था। उठ जा साले, क्या मरे हुए कुत्तों की तरह नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है? चल उठ, अपने काम पर लग जा। अमान ने श्रीकांत के बाल पकड़ते हुए कहा। उसे जमीन से उठाया और फिर से उसके हाथ में उसका चाकू पकड़ा दिया। इस बार जब श्रीकांत के कदम आगे चलने को तैयार नहीं थे तो अमान खुद उसे धक्का देने लगा और साथ ही वो उसे लकी की तरफ ले जाने लगा। जब वो दोनों लकी से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर थे तब अमान ने श्रीकांत को लकी की तरफ जोर से धक्का दे दिया। इधर श्रीकांत के हाथ में जो चाकू था वो लकी को देखते ही कांपने लगा। उसकी जैसे ही लकी से नजर मिली उसके बाद से उसकी नजर चौंधी आ गई। इस वक्त वो जितना अपने आप को मुश्किल में महसूस कर पा रहा था उतना उसने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों में से किसे चुने, मास्क को या दोस्त को। अगर वो मास्क को चुनता तो उसकी जिंदगी बच जाती और अगर वो दोस्त को चुनता तो उसकी बची हुई जिंदगी को एक मतलब मिल जाता। ओम, तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है ये अमान किस तरह का आदमी है? अब तुझे इसका गुलाम होने की आगे कोई जरूरत नहीं है। अगर तू ऐसे ही चलता रहा ना तो अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगा। लकी ने फिर से श्रीकांत को अपनी बात समझाने की कोशिश की। उसे लग रहा था कि शायद वो उसकी बात सुनकर समझ जाएगा जो लकी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त श्रीकांत के कानों में कुछ नहीं जा रहा था। उसके कानों में बस सीटी बजती जा रही थी और वो अपने आप में ही एक भारी युद्ध लड़ रहा था। साले फटीचर, मार इसको। सोच क्या रहा है? मार इस भिखारी को वरना मैं तेरा मास्क उतार दूंगा और फिर सबके सामने तेरा जानवरों जैसा गंदा चेहरा दिखाई देने लगेगा। सोच ले, कोई हंसेगा, हर कोई हंसेगा तेरे ऊपर, हर कोई मजाक उड़ाएगा तेरा। कोई भी तुझसे जिंदगी में बात करने के लिए नहीं आएगा, ना ही तुझे कोई नौकरी पर रखेगा, ना ही तू अपनी जिंदगी में कोई काम कर पाएगा। पूरा समाज तेरा बहिष्कार कर देगा और किसी को तेरे से हमदर्दी तक नहीं होगी। अमान ने उसके पीछे से चिल्लाकर कहा। वो जानता था कि श्रीकांत की दुखती हुई रग कौन सी है, इसलिए वो जानबूझकर उसी को दबाने की कोशिश में लगा था। उसकी बात जैसे ही श्रीकांत के कानों में गई तो श्रीकांत की आंखों के आगे वो सारे चित्र दौड़ गए जिसमें वो लोगों द्वारा चिढ़ाया जा रहा था। उसे वो सारे दृश्य याद आने लगे थे जब उसे लोग छेड़ते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और वो बुरी तरह से या तो रोता था या लोगों से छिपकर कहीं भाग जाता था। लोग उसकी कितनी फजीहत करते थे ये बात श्रीकांत अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता था। नहीं ओम, हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि तू भूत जैसा दिखता है। उसे याद है कि जब वो अपनी ही उम्र के बच्चों के बीच खेलने के लिए जाता था तो वो सब अपनी अपनी साइकिल लेकर उससे दूर भाग जाते और श्रीकांत वहां पर अकेले खड़ा रह जाता था। श्रीकांत बेटा, शीशा मत देख वरना तुझे रात में बुरे सपने आएंगे बेटा। उसकी मां अक्सर उसे शीशे के सामने से हटाते हुए यही कहती थी। वो जानती थी कि इसके बेटे की जो हालत थी उसमें वो खुद भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। ओए, मैंने मना किया था ना, उसकी तरफ मत देख। चल अब घर, तेरी नजर उतारनी पड़ेगी। जब वो अक्सर गली से गुजरता तो माएं अपने बच्चों की आंखें पर पल्लू डाल लिया करती थी। उन्हें लगता था कि श्रीकांत के सिर पर कोई बुरा साया है और यही साया उनके बच्चों के सिर पर भी सवार हो सकता था। अबे जा, तेरे जैसे आदमी को अगर हमने नौकरी पर रखा तो हमारा तो सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। लोग तेरी शक्ल देखकर ही तुझसे माल नहीं खरीदेंगे, समझा? एक छोटी सी किराने की दुकान वालों ने उसे तब भगा दिया था जब उसे काम की सबसे ज्यादा जरूरत थी। कितना भद्दा है ये, जिंदा ही क्यों है यार? अचानक से श्रीकांत के कानों में उसे कई 100 लोगों की हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। वो इतना जोर से हंस रहे थे कि श्रीकांत से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो बहुत ही बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान के पर्दे किसी भी वक्त फट सकते थे। उसके दिमाग में उसे फटता हुआ नजर आ रहा था। उसकी सांसें भारी होनी शुरू हो गई और उसे अपने ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी जिससे निपटना उसे खुद समझ नहीं आ रहा था।
अचानक से श्रीकांत जोर से चिल्लाया और अपनी आंखें खोल ली। उसकी आंखें बिल्कुल लाल पड़ी हुई थी। उसके हाथ में जो खंजर था वो उसके हाथों से अपने आप ऊपर उठने लगा और वो उसे लेकर लकी की तरफ बढ़ने लगा। ओम का खंजर लकी के सीने में उतरने ही वाला था। हाँ, मार दे, घुसेड़ दे पूरा का पूरा। चिंता मत कर, मैं और विकास भाई मिलकर तुझे बचा लेंगे। तुझे हम जेल नहीं होने देंगे, ना ही फांसी पर चढ़ने देंगे। घुसेड़ दे। जैसे ही अमान ने देखा कि श्रीकांत लकी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा था तो उसका जोश ऊपर बढ़ने लगा था। वो अपने आप में बहुत एक्साइटेड हो गया था और साथ ही उसका श्रीकांत को लेकर नजरिया भी बदल गया था। अब तो वो उसे हथेलियों पर भी खिलाने के लिए राजी हो गया था। तो बस श्रीकांत के अंदर एक आखिरी चिंगारी लगाने की कोशिश कर रहा था वो। एक बार अगर श्रीकांत सुलग जाता तो लकी उसकी आग में झुलस जाता। वो लकी को मारने के लिए उसकी दिशा में अपनी आखिरी कदमों को बढ़ा चुका था। ना सिर्फ अमान बल्कि विकास और उनके सभी बाकी साथी उसे देखकर काफी उत्साहित हो गए थे और उनकी आंखें उम्मीद से भर चुकी थी। वो अपने दिल में श्रीकांत से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, मार दे, मार दे, मार दे। लेकिन अचानक से श्रीकांत बीच में ही रुक गया। उसने एक बार के लिए लकी की आंखों में देखा। उसकी चमकती हुई आंखों में अभी भी गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन अब उसके उस उधेड़ बुन में फंसे हुए दिमाग में कुछ ऐसा था जो निकल चुका था। कुछ ऐसा था जो अभी थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर दिख रहा था, लेकिन अब वो गायब हो चुका था। लकी ने श्रीकांत की तरफ देखा। अगर श्रीकांत उसे मारने के लिए वार भी करता तो उसके पास 80% चांस था कि वो अपने आप को बचा सकता था। फिर भी वो अपने आप को बचाता नहीं और नतीजा होता लकी की मौत। लकी जानता था कि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था, लेकिन फिर भी वो ये रिस्क लेना चाहता था। अगर वो श्रीकांत पर भरोसा नहीं कर सकता था तो फिर वो दोनों एक दूसरे के दोस्त कैसे हो सकते थे। लकी को श्रीकांत के ऊपर पूरा विश्वास था कि वो सही फैसला ले सकता था और साथ ही ये कि श्रीकांत के लिए एक तरह की परीक्षा ही थी जिसमें उसे खड़ा उतरने की जरूरत थी, तभी वो लकी का दोस्त माना जा सकता था। इससे पहले कि श्रीकांत उसकी छाती में खंजर घोंपता, उससे पहले ही गर्वित लकी के सामने आकर खड़ा हो गया और वो श्रीकांत की दिशा में भागने लगा। उसने देख लिया था कि श्रीकांत ने अपना खंजर लकी के ऊपर तान रखा था। इधर गर्वित भी मारे चिंता के जला जा रहा था। उसने सोच लिया था कि अगर श्रीकांत को नीचे गिरा सकता था और इतने में लकी को भागने का मौका मिल सकता था, लेकिन वो खुद भी ये बात भूल गया था कि वो खुद भी चोटिल हो गया था और उसका और श्रीकांत का कोई मुकाबला नहीं था। भाई तुम मत हिलो, कहां जा रहे हो, रुको। राखी ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, लेकिन जब वो नहीं रुका तो वो गर्वित के सामने आ गई और फिर से गर्वित का हाथ पकड़ लिया। श्रीकांत ने जब गर्वित को ये सब करते देखा तो वो फिर से कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गर्वित क्या करना चाह रहा था। छोड़ मुझे, मैं साले इस विकास की अकल अभी ठिकाने लगाता हूँ। साला समझता क्या अपने आप को, मैं अभी इसे बताता हूँ। इससे लोगों को मारने में ना बड़ा मजा आता है ना। आ इधर, मैं भी दिखाता हूँ कैसे मारता है ये लोगों को। छोड़ मुझे राखी, छोड़। गर्वित ने उबलते हुए राखी से कहा और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगा। हाँ छोड़ो, मुझे जाने दो, अपने भाई के लिए मैं खुद भी जान दे दूंगा। ठीक इसी वक्त प्रीतम भी दौड़ा हुआ उन लोगों के पास में आया और जोर से चिल्लाकर बात करने लगा। उसे पायल ने रोक रखा था, वरना वो अभी तक तो लकी के सामने आकर खड़ा हो चुका होता। भाई, श्रीकांत ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। उसने जैसे ही ये शब्द सुना तो उसे अचानक से वो दिन याद आ गए जब लकी के साथ उसे पार्क में खुशी मिल रही थी। श्रीकांत, तुम्हारा असली नाम क्या है? मेरा नाम ओम कर्माकर है। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। चलो आज से ओम और तुम मेरे दोस्त हुए। कभी घूमने फिरने का मन हो तो बताना, हम दोनों साथ चलेंगे। दोस्त? हाँ दोस्त, या यूं कहो कि भाई। अगर आगे कभी अगर अमान तुमसे ये कहे ना कि तुम मुझे मार दो तो तुम मुझे मार दोगे? नहीं, मैं अपने दोस्त को कभी नहीं मार सकता और न ही उन्हें कभी परेशान होने दे सकता हूं। जैसे ही श्रीकांत को ये सब बातें याद आई तो उसका दिल भर आया। उसे अपनी ही कही बात आज फिर से याद आ गई और उसे याद करके वो शर्मिंदा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसा सकता था। अरे साले, देख क्या रहा है, जल्दी मारना, वरना मैं तुझे यही बोल रहा हूं, मास्क छीन लूंगा तुझसे। लोग तेरा चेहरा देखकर तेरे ऊपर थूकने लगेंगे। अमान ने फिर से उसे भड़काने का काम करना शुरू कर दिया और उसे गालियां देनी शुरू कर दी। कितने में बीच में ही रुक गया। अचानक से फिर से श्रीकांत चिल्लाया। उसने अपना खंजर उठाया और उसे किसी बिजली की तरह हवा में लहराने लगा, लेकिन इस बार उसका खंजर लकी के ऊपर नहीं टिका था। उसने उसकी नोक अमान के ऊपर तान दी, जो कि ठीक उसके पीछे खड़ा था, और उसने उसे उसकी छाती में उतार दिया। साले हरामी, ये तूने क्या? अमान की आंखें फटी की फटी रह गई थी।
उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि श्रीकांत उसकी छाती में कभी खंजर उतार सकता था। उसके हिसाब से तो उसका पालतू कुत्ता था वो, लेकिन आज उसका यही कुत्ता उसे काटने के लिए दौड़ पड़ा था। अमान के मुंह से एक बार चीख निकली। अब क्योंकि श्रीकांत के शरीर में ज्यादा जान थी, इसलिए उसने खंजर को आर पार करके छोड़ दिया था। अमान के पेट में एक मोटा सा खंजर लटका हुआ था। अमान ने उसमें से बहते हुए खून को रोकने के लिए अपने घाव को अपने हाथ से ढक लिया, लेकिन अभी भी उसके पेट में से लाल गाढ़ा खून बहे जा रहा था और वो उसकी उंगलियों में से रिसते हुए उसके हाथों को रंगते हुए नीचे जमीन पर गिर रहा था। उसके गिरने की आवाज डरावनी थी और सन्नाटे में साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अमान जिंदा बच पाएगा? और कैसे बचाता लकी श्रीकांत को उसकी इस हरकत की वजह से? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सबेलिन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। श्रीकांत का दिमाग दिवाली पर चलने वाली किसी चक्री की तरह बिल्कुल चकरा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ से लकी उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ से अमान उसे भड़काया जा रहा था। फिर जैसे ही उसने अपनी इस बात को याद किया कि जो उसने लकी से कही थी, उसे अचानक होश आ गया और उसने खंजर की नोक को घुमाकर ना सिर्फ अमान पर ताना बल्कि उसकी पेट में खंजर उतार भी दिया। अमान को यह देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पेट में श्रीकांत का खंजर था। उसके शरीर में से खून रिसना शुरू हो चुका था। वो श्रीकांत से दूर हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में वो नीचे जमीन पर जा गिरा। ये देखते ही विकास और बाकी के लोग तुरंत वहां से भागने को तैयार हो गए। विकास भाई रुको, जल्दी से डॉक्टर को। इससे पहले कि अमान अपनी बात पूरी कर पाता, उसके मुंह से खून बहना शुरू हो गया था और वो उसके मुंह से होते हुए उसकी दाढ़ी, उसकी गर्दन और उसके नीले शर्ट की कॉलर पर जाकर जम गया था। अमान ने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की थी, लेकिन इससे पहले ना सिर्फ वो नीचे गिर चुका था बल्कि उसकी आंखों के आगे धुआं भी छाना शुरू हो चुका था। फिर धीरे धीरे उसे दिखना बंद हो गया और उसके शरीर ने भी हरकत करनी छोड़ दी। अब उसके शरीर में सिर्फ एक ही हरकत हो रही थी और वो थी उसके मुंह में से खून के रिसने की। मैंने अपने मालिक को मार डाला, मैंने अपने मालिक को मार डाला, ये क्या हो गया? ठीक इसी वक्त श्रीकांत भी थोड़ा सा घबरा गया था। उसने खुद कभी ये नहीं सोचा कि वो अपने मालिक के साथ ऐसा कुछ कर बैठेगा। सुनो ओम, सुनो, मेरी बात सुनो ओम। लकी ने श्रीकांत को संभालने के लिए उसे दोनों हाथों से पकड़ा और फिर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत है। मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा, बोल रहा हूं ना मैं। हाँ पर फिर भी लकी भाई, ये मेरे मालिक थे, अन्नदाता थे ये मेरे। इनके बिना मैं कुछ नहीं हूं। अब मुझे कौन रखेगा, कौन खिलाएगा मुझे? वो ही हर रोज मुझे खाना खिलाते थे, वो ही मुझे बाहर लेकर जाते थे, मेरा बिल भरते थे। मैंने इनका नमक खाया था और मैंने इन्हें मार दिया। श्रीकांत को लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और इसलिए वो अपने आप को इस काम के लिए कोसे जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने सच में कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया था। नहीं श्रीकांत, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जो सोच रहे हो सब बुरा सोच रहे हो। उस आदमी ने हमेशा तुम्हें कुत्ता जैसा माना है और वो तुम्हें इससे ज्यादा और कुछ समझता भी नहीं था। तुम समझते क्यों नहीं हो? इसलिए तुमने इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम भूल गए कि वो तुम्हें अभी कितनी बेतरतीबी से लात मारे जा रहा था? अगर तुमने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया होता तो वो शायद तुम्हारे साथ और ना जाने कितनी ज्यादा ज्यादती कर सकता था। श्रीकांत ने लकी की आंखों में आंखें डालकर देखा और बोला, लेकिन फिर भी वो देख पा रहा था कि उसकी बेचैनी खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही थी। लेकिन इससे पहले उसने कहना शुरू कर दिया, आज से तुम्हारा जो बुरा सपना है वो खत्म हो चुका है। ओम, आज से तुम्हें अपनी जिंदगी में और अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? हाँ, मुझे आपके ऊपर विश्वास है लकी भाई। आप तो दोस्त हो मेरे, इसलिए मैं आपके ऊपर विश्वास कर सकता हूं। श्रीकांत ने अपने आप को थोड़ा शांत किया और फिर लकी की तरफ देखते हुए बोला, शाबाश, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, वादा है मेरा। लकी ने श्रीकांत के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे थपथपाते हुए कहा। फिर वो दोनों ही अपनी जगह पर खड़े हुए और विकास की तरफ देखने लगे। विकास को समझ नहीं आ रहा था कि वो अमान को ऐसे हाल में छोड़कर भाग जाए या वहीं पर रुका रहे।
जैसे ही उसने लकी को अपनी तरफ आते देखा तो फिर से उसके होश उड़ गए। विकास और उसके साथी के माथे से पसीना टपकने लगा था और वो भर पसीने में ऐसे कांप रहे थे जैसे उन्हें ठंड लग रही हो। क्या हुआ विकास भाई, आप इतना? तभी विकास के एक चेले ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। विकास ने देखा कि जिन लोगों को उसने बुलाया था वो लोग वहां आ चुके थे और वो विकास को इतनी पतली हालत में देखकर खुद भी चौंक गए थे। फिर उस आदमी के पीछे 7-8 लोग और ज्यादा खड़े थे और विकास के पास आकर खड़े हो गए। मारो उस सालों को, विकास ने लकी और उसके बाकी साथियों की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। उन लोगों को बस विकास की तरफ से ऑर्डर मिलने की देरी थी और इतने में वो सारे के सारे लकी की तरफ टूट पड़े। इधर विकास और उसके साथ जो पहले से वहां खड़े थे, उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा उसके बाद से उनमें से किसी को भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो चुपचाप बस अपने नए साथी को देख रहे थे और कुछ ने तो इस मौके का फायदा उठा लिया और वो चुपचाप खिड़की से कूदकर वहां से बाहर निकल पड़े। श्रीकांत देखो, हमें लड़ना होगा, हमें अपने भाइयों के लिए लड़ना होगा, लकी ने श्रीकांत की तरफ देखते हुए कहा और फिर से अपने हाथ में एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल उठा ली। उसे उठाने के बाद वो श्रीकांत के साथ खुद ही उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगा। लकी भाई, मैं भी हूं, श्रीकांत ने कहा। वो किसी भी हाल में अपने भाई को कुछ नहीं होने देने वाला था और वो खुद भी अपने साथ साथ कंधा मिलाकर उनकी तरफ दौड़े जा रहा था। साला, अब आएगा ना मजा, अब देखने को मिलेगी फाइट। गर्वित भी अपनी जगह जोश में खड़ा हो गया और इससे पहले कि राखी उसे बीच में कूदती या रोकती, वो खुद भी आगे बढ़ने लगा था और लकी के साथ उस लड़ाई में शामिल हो गया। लेकिन राखी को अभी भी उसकी चिंता हो रही थी और वो परेशानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखे जा रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं गर्वित को फिर से चोट ना खानी पड़ जाए। अरे जब तुम लोग जा ही रहे हो तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। अब जब सब लोग जा ही चुके थे तो प्रीतम कैसे अपने कदम पीछे खींच सकता था, इसलिए वो भी उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। उन सब में सबसे कमजोर प्रीतम ही था और उसे गर्वित के मुकाबले में चोट ज्यादा आई थी, लेकिन ऐसा मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इस वक्त वो अगर लकी उसकी जान भी मांग लेते तो वो देने के लिए तैयार था। पलक झपकते ही लकी और उसके साथियों ने उन 7-8 लोगों से अकेले ही लड़ना शुरू कर दिया। राखी और पायल दूर से उन लोगों को लड़ते हुए देखे जा रहे थे और बीच बीच में उन्हें घबराहट भी हो रही थी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि श्रीकांत के लड़ने की टेक्निक का कोई मुकाबला नहीं था। वो अकेले ही इन सब लोगों को 5 मिनट में खत्म कर सकता था और उसने ऐसा किया भी। जब श्रीकांत उन लोगों के बीच में लड़ रहा था तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बवंडर हो। सालों, बहुत लड़ने का शौक था ना, अब आओ ना, आओ, लकी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और फिर उसने विकास का रास्ता रोक लिया। अपने लोगों को मार खाता हुआ देख विकास वहां से भागने की फिराक में था, लेकिन लकी बीच में आ गया और उसने होटल का दरवाजा बंद कर दिया। अब वहां से कोई बाहर नहीं जा सकता था। मम्मी बचाओ! सब कोनों से विकास के लोगों की बस ऐसी ही आवाज सुनाई दे रही थी। भले ही उन्हें मारने के दौरान श्रीकांत को भी थोड़ी बहुत चोट आई थी, लेकिन फिर भी उसने अकेले अपने दम पर 7 से 8 लोगों को मार गिराया था। वो सभी जमीन पर ऐसे लेटे थे जैसे इंसान नहीं धान के बोरे हों, और उन सबसे ऊपर श्रीकांत ने एक आदमी को टेबल पर लेटा रखा था और खुद उसके पेट पर अपने पैर रखकर उनके उठने का इंतजार कर रहा था। जब उसने उस आदमी के पेट में अपना पैर गड़ाया तो बाकी सब लोगों के मुंह से चीख निकल पड़ी। बैठ जाओ दोस्तों, लकी ने कहा और खुद एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने देखा कि गर्वित और प्रीतम ने भी एक एक कुर्सी ले ली थी और वो लोग नीचे बैठ गए। अब वो सब लोग काफी सुकून में नजर आ रहे थे। वहां पर जितनी भी लड़कियां बाकी रह गई थी वो सब इन लड़कों को देख कर खुश हुए जा रही थी। हाँ, सब लोग नीचे बैठ जाओ, विकास ने भी अपने लोगों से कहा। वो जानता था कि भले ही वो पुखराज का बेटा था और उसके पिता का पूरे अंडरवर्ल्ड में दबदबा था, लेकिन इस वक्त अगर वो जरा भी हेकड़ी दिखाता तो लकी उसकी दाल पतली कर सकता था। अगर वो लकी की बात सुनकर नीचे नहीं बैठता तो शायद लकी उसे मार देता। हाँ, तो अब ये लोग क्या करने वाले हैं बताओ? लकी ने गर्वित और प्रीतम को देखा। विकास को आज उन दोनों ने ही भड़काया था। गर्वित और प्रीतम को बहुत गुस्सा आ रहा था। भले ही थोड़ी देर पहले उसके शरीर में कोई जान नहीं बची थी, लेकिन इतना सब हो जाने के बाद वो फिर से अपनी जोश में वापस आ चुका था और उसने उठकर विकास और उसके साथियों को थप्पड़ लगाना शुरू कर दिया।
ना सिर्फ उन्होंने विकास को मारा बल्कि उन दोनों लड़कों को भी नहीं छोड़ा जो कि सुबह राखी और पायल को छेड़ रहे थे। जब वो दोनों उन्हें मारते मारते थक गए तो गर्वित ने राखी और पायल की ओर देखा और बोला, राखी, पायल, अब तुम लोग बताओ कि हमें इनके साथ क्या करना चाहिए, या तुम इनके साथ कुछ करना चाहती हो? हाँ, मैं तो कहता हूं कि तुम भी आगे और सालों के कान के नीचे ना दो लगाकर अपना गुस्सा शांत कर लो। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। प्रीतम ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है कोई। पहले से ही इनकी हालत काफी खराब नजर आ रही है, इसलिए हमारी तरफ से इन्हें छोड़ दो। राखी को उन लोगों के ऊपर थोड़ी सी दया आ गई थी और इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। वैसे तो वो उन्हें मारकर अपना गुस्सा शांत नहीं करना चाहती थी। अरे नहीं यार, ऐसे कैसे छोड़ दो? इन्होंने इतना कुछ किया तुम दोनों के साथ और तुम कह रही हो कि छोड़ दो? ऐसा नहीं हो सकता, गर्वित ने कहा। उन दोनों के लिए ही उसके मन में अभी भी बहुत सारा गुस्सा भरा था और वो उन्हें इतनी आसानी से तो जाने देने वाले नहीं थे। फिर उसने घूरते हुए गर्वित को देखा और बोला, चल तू अपने गाल पर ना खुद से चाटे लगा। शुरू कर, शुरू हो जा, सब लगाओ खुद चाटे। गर्वित ने फिर बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहा। अब विकास और बाकी के लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस वक्त गर्वित की बात को मना कर सके। उन्हें इस बात से पहले ही डर लगना शुरू हो चुका था कि अगर उन्होंने इस काम के लिए मना किया तो शायद वो लोग उसे जान से मार सकते थे। वो देख पा रहे थे कि 2 लाशें पहले से ही उनके पास पड़ी थी और ऐसे में वो बाकियों को भी लिटाने में तो देर नहीं करने वाले थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को थप्पड़ लगाना शुरू कर दिया। विकास तो इतना घबरा गया कि उसने अपने ही आप को 3 से 4 बार थप्पड़ लगा दिया। उसका चेहरा बुरी तरह से सूज गया था। उसके माथे पर बड़े बड़े खून के चत्ते जम गए थे। आकाश ने भी गर्वित की बात मान ली और उसने ही सब लोगों में सबसे जोर से अपने आप को थप्पड़ लगाया था। तुम्हें किसने कहा लड़ने के लिए? इसी बीच गर्वित की फिर से आवाज आई। वो आकाश को देख रहा था और आकाश से उसकी नजर जैसे ही मिली, इधर आकाश की हालत खराब हो गई। उसने डरते हुए गर्वित को देखा और फिर अचानक से गर्वित और प्रीतम को ना जाने क्या सूझा। दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए और की तरफ घूरते हुए देख रहे थे। इधर आकाश का दिल उसके मुंह में आ गया। गर्वित भाई, मुझे माफ कर दो। प्रीतम भाई, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो बड़े भाइयों मेरे। मैं आदमी नहीं हूं, मैं कीड़ा हूं, मकोड़ा हूं। मुझे माफ कर दो। मुझे आप दोनों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप तो भाई हो ना मेरे। आकाश उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या गर्वित प्रीतम उसे माफ कर देते या फिर उसे भी बंद कमरे में तारे नजर आने वाले थे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। श्रीकांत ने अमान के पेट में खंजर तो उतार दिया था, लेकिन उसके बाद वो घबराने लगा था। उसे लग रहा था जैसे उसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अगर वक्त रहते लकी उसे नहीं संभालता तो शायद वो पागल हो सकता था। लेकिन अभी सबका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। विकास ने जिन लोगों को बुला रखा था वो लोग होटल पहुंच चुके थे और सब के सब लकी के ऊपर धावा भी बोल चुके थे। लेकिन श्रीकांत ने उन्हें खरोच तक नहीं आने दी और गर्वित और प्रीतम के साथ मिलकर उन सब ने अपने ही गालों पर थप्पड़ लगाने के लिए मजबूर कर दिया था। अब बारी आकाश की थी, जिसने ये सब कांड कराया था। वो गिड़गिड़ा कर सब लोगों से माफी मांग रहा था, लेकिन गर्वित और प्रीतम उसकी दिशा में आगे बढ़ते जा रहे थे। आकाश इतना डर गया कि अब वो उठक बैठक करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उसकी किसी भी बात से गर्वित को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जैसे ही वो दोनों उसके पास पहुंचे, दोनों ने आकाश के पेट में एक जोरदार लात मारी और वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा। फिर से गर्वित और प्रीतम ने उसे धर लिया। प्रीतम ने उसका बायां हाथ पकड़ा और गर्वित ने दाया, और दोनों ने आकाश के दोनों गालों को 10-10 चांटे से लाल कर दिया। गर्वित भाई, प्रीतम भाई, अपनी मम्मी की कसम खाकर कह रहा हूं, आज के बाद अपनी जिंदगी में ना कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मैं तो अपनी क्लास में बैठने के लायक भी नहीं हूं। आज जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ। मैं उसके लिए आप लोगों से माफी मांगता हूं, जाने दो। आखिर में गर्वित ने उसे अपने गाल पर थप्पड़ लगवाना शुरू कर दिया था। अब पूरे होटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ थप्पड़ों की आवाज गूंज रही थी। जब लकी ने उन्हें रोका तो उसने देखा कि उनके गालों पर अलग अलग तरह के नक्शे बन गए थे। निकलो यहां से, विकास ने अपने लड़कों से कहा। वो जानता था कि अब इसके अलावा उन लोगों के पास लकी से बचने का कोई चारा नहीं था। खुद लकी को भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका ये रूप उसने अभी तक कहां छिपा कर रखा था। जैसे ही वो लोग होटल से छोड़कर भागे, तब जाकर लकी ने एक राहत की सांस ली। लकी, अब तुम्हारा और श्रीकांत का क्या होगा? चिंता के बादल अभी छटे नहीं थे।
गर्वित ने जब उन दोनों मरे हुए लोगों को देखा तो उन्होंने लकी से पूछा। लकी और श्रीकांत के सिर पर उन दोनों की मौत की जिम्मेदारी आने वाली थी। हाँ, हमने तो उन लड़कों को ऐसे ही चले जाने दिया। अब अगर वो पीछे से पुलिस को लेकर आ गए तो? प्रीतम ने कहा। लकी भाई, इससे पहले कि पुलिस आ जाए आप यहां से भाग जाओ। आप कहीं दूर किसी गांव में चले जाओ। मैं तो कहती हूं कि आप आसाम ही चले जाओ। वहां आपको कोई पहचान नहीं पाएगा और आराम से आप अपनी जिंदगी बिता पाओगे। पायल को भी लकी की उतनी ही चिंता हो रही थी जितनी की बाकी लोगों की। वो नहीं चाहती थी कि लकी को कुछ हो जाए, क्योंकि अगर आज लकी नहीं होता तो पता नहीं उसके साथ क्या हो सकता था। पायल, पागल जैसी बात मत कर। लकी भाई, आप मेरी बात सुनो। आप सीधा यहां से पुलिस स्टेशन चलो, हम भी आपके साथ चलेंगे। जो भी बात है हम उसे पुलिस को बताकर आपको सरेंडर करवा देंगे। आप अगर सामने से चले जाओगे और आत्मरक्षा के लिए हमले की बात करोगे ना, तो वो लोग आपकी सजा को कम कर देंगे। कम से कम आप फांसी से तो बच ही जाओगे। राखी ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, हमें यही करना चाहिए। हाँ हाँ लकी चल, वैसे भी मौत से तो अच्छा जेल ही है। चल लकी, गर्वित ने कहा। सबको राखी की बात सही लग रही थी और वो लोग श्रीकांत और लकी को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए अपनी जगह से खड़े हो गए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लकी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। उसने बाकी लोगों को एक बार के लिए देखा और बोला, मुझे और श्रीकांत को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमने कानून अपने हाथ में लिया है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम मुश्किल में फंस सकते थे। फिर भी तुम लोगों में से किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कुछ लोग हैं जो इस पूरे मामले को आराम से संभाल लेंगे। लकी ने उन सब लोगों को शांत करवाते हुए कहा, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम नहीं है? कैसी बात कर रहा है तू लकी? पागल मत बन। मुझे मालूम है वो लोग इस वक्त पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुके होंगे। वो लोग कभी भी यहां आते होंगे यार। इसलिए हमें जल्द से जल्द ना यहां से निकलना चाहिए, वरना अगर हम यहां पकड़े गए तो हम में से एक भी आदमी ना जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। गर्वित ने उसे समझाते हुए कहा। ना सिर्फ उसे बल्कि किसी को भी लकी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी आंखों के सामने 2 लाशें पड़ी थी और इस बात को जानते थे वो लोग कि उन्हीं लोगों ने इन लोगों को मारा था। अब तो लायन ग्रुप का चेयरमैन क्रांति रायजादा भी आ जाता ना, तो वो भी इस मामले को शांत नहीं करवा सकता था, और ना ही चेतन रस्तोगी। ऐसे में लकी खुद अकेला क्या कर लेता? अरे मैं कह रहा हूं ना, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, सच में नहीं। अगर हम अभी पुलिस में चले गए तो उल्टा और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। लकी ने उन्हें समझाते हुए कहा, लेकिन उनके चेहरे के भाव अब भी वैसे ही थे जैसे पहले थे। लकी ने गर्वित और बाकी लोगों को पीछे किया और फिर आगे निकलने लगा। अब कहां जा रहा है? मैं एक जरूरी फोन करने जा रहा हूं, 2 मिनट में वापस आता हूं। लकी ने गर्वित की तरफ देखते हुए कहा और फिर फोन करने के लिए आगे निकल गया। लकी एक कोने में आया और उसने अपने सबसे विश्वास के आदमी वसीम को फोन मिला दिया। हेलो वसीम। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज यहाँ ओबराय में 2 लोगों की मौत हो गई है। उनमें से एक तो विकास का आदमी है। विकास ईगल गैंग का एक सरगना का बेटा है और दूसरे का नाम है अमान। वो दिल्ली के किसी बड़े व्यापारी का बेटा है। मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता हूँ। अब जल्दी से जल्दी किसी को यहाँ भेजो, इस मैटर को डील कर सके जो। मेरे कुछ दोस्त अभी भी यहाँ मेरे साथ है। तुम्हें उन्हें सेव करना होगा, लेकिन किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लकी ने वसीम से कहा। एक बार के लिए खुद लकी को भी ऐसा लगने लगा जैसे वो हर छोटी सी बात के लिए वसीम को परेशान करने लगा था, लेकिन उसके पास इस वक्त वसीम से अच्छा और कोई आदमी नहीं था जो इस समस्या से डील कर सके। वो अग्रवाल कंपनी के बड़े मसलों को हल कर देता था। उसके लिए इन चीजों से डील करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लकी सर, वो सब तो हो जाएगा, लेकिन आप तो ठीक है ना? वसीम ने तुरंत लकी से पूछा। उसे लकी की चिंता हो रही थी। लकी ने उसे बताया कि वो ठीक था। तब जाकर वसीम की जान में जान आई और उसने आगे कहा, ठीक है, तो मैं किसी को भेजता हूं, वो सब देख लेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको आपके दोस्त की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो भी ठीक रहेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, उन दोनों माँ और बेटी का क्या हुआ? क्या तुमने उसे किसी सही जगह पर पहुंचा दिया? हाँ हाँ, मैं आपसे उसी के बारे में बात करने वाला था। जब हमारे लोग होटल पर वापस आप पहुंचे थे ना, तब तक वो दोनों पहले ही वहां से जा चुकी थी। वसीम ने कहा। जा चुके थे? कहां जा चुके थे? लकी ने पूछा। यह सुनते ही वो हैरान हो गया था। पता नहीं सर, लेकिन होटल वालों ने बताया कि कुछ लोग आए थे और उन्हें उठाकर अपने साथ ले गए। हमने सीसीटीवी भी चेक कराया और मुझे तो लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये ईगल गैंग वालों का ही काम होगा। अभी मैं कुछ लोगों को ईगल गैंग के पास ही भेजने वाला था। जब वो उनमें से किसी को उठाकर वहां से ले आते तो शायद बात और ज्यादा साफ हो जाती। वसीम ने तुरंत सारी जानकारी लकी को देखते हुए कहा। अच्छा
ठीक है तुम रुको, मैं खुद कुछ करता हूं, लकी ने कहा। वो जानता था कि अगर शीना और मोना ईगल गैंग के हाथ लग जाती तो उसकी जान खतरे में थी, वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। लकी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो रुककर वसीम के एक्शन लेने का इंतजार कर सके। वो खुद जाकर उन दोनों को वापस लाने की तैयारी करने लगा। उसके दिमाग में ढेर सारी चीजें चल रही थी। उसने इस बीच फोन रख दिया, लेकिन उसके माथे की लकीरें दूसरों को साफ नजर आ रही थी। जब लकी फोन पर बात करने के लिए वहां से निकला तो बाकी लोग भी उसकी बात सुनने के लिए उसके पीछे आ गए थे। उन्होंने सुन लिया था कि वो किसी वसीम से बात कर रहा था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बीच ये माँ और बेटी कहां से आ गए। उन्हें यह भी नहीं समझ आ रहा था कि अब वो करने क्या वाला था। इस तरह की बातें लकी के मुंह से सुनकर उन्हें लकी और श्रीकांत की और ज्यादा चिंता होने लगी। तुम लोग यहीं पर रुको, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, और मुझसे बिना पूछे कोई एक्शन मत लेना। अब कोई ना कोई यहां आ जाएगा, मेरी बात हो गई है, वो इन सारी चीजों से डील कर लेगा और तुम सब के सब सेफ जगह पर पहुंचा देगा तुम लोगों को, लकी ने कहा। वो बोला और अब निकलने ही वाला था। अब वैसे तो बाकी लोगों को लकी के कहे पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इस वक्त वो लकी से बहस नहीं कर सकते थे। उन्हें नहीं पता था कि लकी क्या करने वाला था, इसलिए उन्हें लगा कि स्पीच बोलना ठीक नहीं रहेगा। जैसे ही लकी बाहर निकलने लगा तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा था। जब उसने घूमकर देखा तो पाया कि श्रीकांत उसके पीछे पीछे आ रहा था। अगर आपको कोई जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, श्रीकांत ने कहा। उसे मर्डर की कोई चिंता नहीं थी और वो बस लकी की मदद करना चाहता था। अगर इस काम की वजह से उसे मौत की सजा भी मिल जाती ना, तो भी उसे कोई परेशानी नहीं होने वाली थी और ना ही उसे किसी तरह का कोई पछतावा होने वाला था। वो बस किसी भी हाल में अपने दोस्त को दुखी होता हुआ नहीं देख सकता था। नहीं, तुम यहीं रुको और इन लोगों का ध्यान रखो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और मेरे दोस्त मतलब तुम्हारे दोस्त, समझे, लकी ने मुस्कुराते हुए श्रीकांत से कहा। उसकी बात सुनकर श्रीकांत एक पल के लिए तो ठिठक गया, लेकिन फिर उसने हाँ कर दी और फिर उसे पलटकर होटल की ओर चला गया। इधर लकी बाहर निकल आया था। अब उसे सिर्फ एक ही बात का डर खाया जा रहा था कि कहीं मोना और शीना के साथ कुछ गलत ना हो जाए। उधर लकी ओबराय से निकल चुका था और इधर एक काले रंग की मर्सिडीज एक छोटे से रेस्टोरेंट साहिब दरबार के आगे आकर रुक गई। साहिब दरबार एक बहुत ही छोटा सा रेस्टोरेंट था और वसीम की होटल या ओबराय से उसकी कोई तुलना ही नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने आप में उसका नाम साहिब दरबार लोगों को अपनी तरफ खींच लाता था। ये ईगल गैंग का अड्डा था और कलाम के जाने के बाद ये जोगिंदर और ईगल गैंग का अड्डा बन चुका था। जोगिंदर ईगल गैंग का नया लीडर था। आज यहाँ पर उस गैंग की वो मीटिंग चल रही थी जो हर 6 महीने में होती थी। नीचे उतरो, उस गाड़ी में से किसी की आवाज आई और एक आदमी ने शीना और मोना को गाड़ी से नीचे उतार दिया। फिर दूसरे आदमी ने मोना और शीना को धक्का दिया और उसके साथ रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, शीना ने धीरे से मोना से कहा। जब से उन दोनों को होटल से उठाया गया था तब से उसे बहुत डर लग रहा था। वो लोग अब साहिब दरबार के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए थे और शीना को ऐसा लग रहा था कि वो नरक के अंदर आ रही थी। नहीं शीना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम चिंता मत करो, गहरी सांस लो बस तुम। मोना ने शीना को अपनी बाहों में भरा और उसके माथे को सहलाने लगी, लेकिन मोना को खुद भी बहुत डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे उनके साथ क्या होने वाला था। क्या मोना और शीना किसी अनहोनी का शिकार हो जाते या फिर उससे पहले ही लकी उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाता। आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आकाश को भी सबक सिखाने के बाद गर्वित और प्रीतम के दिल को राहत मिल गई थी। जब लकी ने देखा कि विकास अपने लड़कों को लेकर वहां से बाहर गया था तो उसकी भी जान में जान आ गई, लेकिन वो दोनों लाशें बाकी लोगों का सिर दर्द बनी हुई थी। उन्हें ठिकाने लगाने के लिए लकी ने सीधा वसीम को फोन मिला दिया था। हर बार की तरह इस बार भी वसीम लकी की मदद के लिए तो तैयार हो गया था, लेकिन अब की बार उसके पास लकी के लिए एक बुरी खबर भी थी। मोना और शीना गायब हो गए थे और ये सुनते ही लकी का दिमाग खराब हो गया। इधर शीना और मोना को ईगल गैंग के कुछ लोग जबरदस्ती साहिब दरबार में ले आए थे। उन दोनों को बहुत डर लग रहा था, लेकिन मोना शीना के सामने डर नहीं सकती थी, इसलिए वो ऐसे दिखा रही थी जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वो दोनों उस होटल के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था। वो सब आपस में जुड़े हुए नहीं थे और हर हिस्सा का अपना एक नाम था। उस होटल के अंदर धुआं ही धुआं घिर रहा था। जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि धुआं और ज्यादा घिरने लगा था।
वहां अंदर कोई 20 टेबल लगी हुई थी और हर टेबल पर कोई ना कोई इंसान बैठा हुआ था। वो सभी मर्द थे और 20 की उम्र से लेकर 60 की उम्र तक के वो नजर आ रहे थे। हर कोई या तो शराब पी रहा था या फिर हुक्का और सिगरेट। इसके अलावा वो ताश खेल रहे थे और ताश के फेंटने की आवाज पूरे रेस्टोरेंट में गूंज रही थी। वहां पर ढेर सारी सुंदर सुंदर लड़कियां भी थीं जो उन्हें खाना सर्व कर रही थी। वो सभी लोग ईगल गैंग के मेंबर्स थे और आज की मीटिंग जोगिंदर की तरफ से पूरी हो जाने के बाद सब लोग मजे कर रहे थे, नशे कर रहे थे। उधर जोगिंदर अपने लोगों के साथ में बातचीत करने में लगा हुआ था, कुछ जरूरी चीजों पर बात कर रहा था। तभी किसी के खांसने की आवाज आई। मोना जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुई, बहुत ज्यादा धुआं होने की वजह से उसे खांसी आने लगी। उसकी खांसी की आवाज सुनते ही सब लोगों का ध्यान एक बार के लिए दोनों माँ बेटी के ऊपर चला गया। यार ये तो गजब सुंदर है भाई। हाँ यार कितनी मस्त लग रही है। क्या बात है, अपने साथ एक बच्ची भी लेकर आई है। क्यों, अब तुम्हें और बच्चे नहीं चाहिए? हमें ये दिखाना चाहती हो? चलो आओ मेरे साथ आ जाओ। तुम सबको मरना है क्या? ये वही लड़की है जिसके पीछे कलाम भाई मुंह धोकर पड़े हैं। अगर कलाम भाई का भूत इधर कहीं घूम रहा होगा ना और उन्होंने तुम्हारी ये सब छोटी बातें सुन ली, जान से मार देंगे तुमको। एक लड़की ने उनके साथ मजाक करते हुए कहा। जैसे ही सब लोगों ने सुना कि कलाम की नजर मोना पे थी तो एक बार के लिए सब ठिठक गए और उन्होंने डर के मारे अपने पैर बीच में खींच लिए थे। चलो, उस आदमी ने फिर से मोना को आगे धक्का देते हुए कहा और उन्हें जोगिंदर के पास ले जाने लगा। जोगिंदर थोड़ा सा और अंदर की तरफ बैठा हुआ था। जिस हिस्से में जोगिंदर और उसके साथी बैठे हुए थे वो हिस्सा एक सीढ़ी की ऊंचाई पर बना हुआ था। वहां पर ऊंचाई पर एक स्टेज जैसी जगह थी जहां पर एक गोल आकार की टेबल लगी हुई थी और सारे 30 से 40 साल की उम्र के लोग उस टेबल के ऊपर बैठे हुए थे। वो सभी मर्द थे और उन्हें ईगल गैंग का थिंक टैंक भी कहा जाता था। उस टेबल पर बीचों बीच एक आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम था जोगिंदर भल्ला। उसके बाल बिल्कुल छोटे छोटे कटे हुए थे और उसमें से आधे काले और आधे सफेद थे। उसकी चमड़ी का रंग हल्का सा सांवला था और उसकी आंखों में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से उसे देखते ही ऐसा लगता था कि यह आदमी बदमाश है। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उस 10 लाख रुपए के हीरे को पोंछने लगा जो उसके दोस्त ने उसे गिफ्ट किया था। अच्छा, वैसे ये कलाम आजकल कहाँ गायब है? 2 दिन से मेरे पास उसकी कोई खबर नहीं है। यहाँ इतनी जरूरी मीटिंग चल रही है और वो आदमी तो दिखाई नहीं दे रहा है, ना सलाम कर रहा है। क्या बात है? जोगिंदर को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कलाम मारा गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? इस साल की शुरुआत में ईगल गैंग में सबसे धारदार आदमी वही था। उसने जितना काम हम लोगों के लिए करके दिया था उतना तो कोई नहीं कर सकता। जोगिंदर ने उन सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बॉस, वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। कब से उसे फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, फोन भी बंद है और लोग तो ये बात कर रहे हैं कि ये कलाम भाई। इसके बाद उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और अपनी नजर को नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर एक उदासी का भाव आ गया था और उसे देखते ही जोगिंदर समझ गया कि कलाम के साथ कुछ तो बुरा हुआ था। उसे मालूम नहीं था कि उसके नीचे वाले लोगों ने कलाम की खोज में लड़कों दिन रात लगा रखे थे। उन्होंने पूरा दिल्ली नाप लिया था, एक कोना भी नहीं छोड़ा था, लेकिन कलाम की खबर उन्हें अभी तक नहीं मिली और दबे छुपे अल्फाजों में ये बात गैंग में उड़ने लगी कि कलाम मारा जा चुका था और अब उसका वापस आना नामुमकिन था। लेकिन जोगिंदर को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि अगर ये बात सच होती तो इसका बहुत बड़ा और बहुत बुरा असर ईगल गैंग के ऊपर आने वाले वक्त में पड़ने वाला था। लेकिन फिर भी जोगिंदर ने अपनी तरफ से कोई चिंता जाहिर नहीं की और वो चुपचाप अपने पत्थर को साफ करने लगा। लेकिन सब लोगों की ऐसी शांति उसे परेशान कर रही थी और एक वक्त के बाद उसने अपनी नजर उठाकर सबको देखा। क्या बात है, चुप क्यों हो तुम लोग? कलाम के जाने से क्या हमारा काम बंद हो जाएगा? क्या किया उसने? कुछ गलत किया? बुला लिया अल्लाह ने अपने पास में, लेकिन उसके चक्कर में हम अपना गैंग थोड़ी बंद कर देंगे। जोगिंदर की ठंडी नजरें ये सब कहते हुए एक आदमी का चेहरा देख रही थी। उसके इस तरह से देखे जाने की वजह से लोगों को अंदर ही अंदर थोड़ा सा अजीब महसूस होना शुरू हो गया था। जोगिंदर ने फिर से उस पत्थर को देखा और आगे कहा, देखो, इस वक्त दिल्ली में किसी की भी इतनी हिम्मत तो हो नहीं सकती कि वो ईगल गैंग के खिलाफ जा सके, पर फिर भी
उठा कर देखते हैं कि ये काम किसका है, लाल सुल्तान, तूफानी टोला या फिर नानजी। बताओ, क्या इनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत हो सकती है अकेले कलाम को हाथ लगाने की? सब लोगों ने अपने मन में सोचा कि जोगिंदर जो कह रहा था वो सही कह रहा था। ईगल गैंग का नाम सुनते ही इन सब लोगों को पसीने आने लगते थे और कोई उनके खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन वो सब जोगिंदर और उसके एटीट्यूड को जानते थे और उसी की वजह से सब लोगों के अंदर हिम्मत बंधी हुई थी। वो सभी जोगिंदर को दिल से अपना लीडर मानते थे। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि कलाम के जाने का दुख सबको है, लेकिन फिर भी हम उबर आएंगे। पर उसकी लाश। जोगिंदर ने खुद भी अपने मन में ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि कलाम मारा गया था। उसने बाकी लोगों की तरफ देखा और बोला, जिस तरह का आदमी कलाम था ना, उसका जैसा शरीर था, उसे किडनैप करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अगर अगले 3 दिन में भी उसकी कोई खबर नहीं मिली ना, तो मुझे डर है कि उसे किसी ने तो मार दिया है। हर किसी के दिल में ये बात चुभ गई थी, लेकिन वो जोगिंदर की बात में हाँ मिलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। कलाम की लाश मिल जाएगी और जिस किसी ने हमारी गैंग के साथ इस तरह किया है ना, उसकी इसे बराबर सजा मिलेगी। उसके साथ ऐसा कुछ करो कि देखने वाले का पेशाब निकल जाए, थर थर कांपे वो। जोगिंदर ने कहा। अब उसकी आंखें खतरनाक होनी शुरू हो गई थी और उन्हीं खतरनाक आंखों से वो बाकी लोगों को देखे जा रहा था। मुझे लगता है कि वो आदमी जिसने कलाम को मारा है वो हमें चैलेंज करना चाहता है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसने कलाम को खत्म कर दिया तो वो पूरे गैंग को खत्म कर देगा। लेकिन अब अगर उसने हमें चांस दिया है तो हमें भी उसे बता देना चाहिए कि ईगल गैंग की जड़ें रुई की नहीं बनी है। हाँ बॉस, सही कह रहे हो आप। जिस दिन वो हमारे हाथ लगाना बॉस, उसके टुकड़े टुकड़े पूरे दिल्ली में बिछा देंगे। उसे मालूम नहीं है किस गैंग के ऊपर हाथ डाला है उसने। उसे क्या लगता है वो हमसे बड़ा है? जैसे ही सब लोगों ने जोगिंदर की बात सुनी, उसके बाद सब लोगों में जोश आ गया, एक तूफान आ गया और जोगिंदर के कहे के हिसाब से काम करने के लिए वो सब आतुर हो उठे। वो ना सिर्फ जोगिंदर की तारीफ किए जा रहे थे बल्कि अपनी गैंग के भी गुणगान कर रहे थे। इतने में जोगिंदर की नजर पुखराज और विकास के ऊपर पड़ी। विकास होटल से भागकर सीधा अपने पिता के पास आ गया था और उन्हीं लोगों के बीच में बैठा हुआ था। जब जोगिंदर ने देखा कि उसके बेटे के मुंह मार खाने की वजह से सूजे हुए थे तो उसने पुखराज को देखा और कहा, पुखराज, ये तेरे बेटे को मार मार कर किसने इसकी शक्ल ऐसी कर दी है, वो भी बंदर जैसी। अगर आज के बाद तेरा बेटा ऐसे कहीं मार खाकर आता है ना, तो तुम दोनों को ना तो मेरे पास आने की जरूरत है, ना ही मीटिंग में भाग लेने की। आई बात समझ में? जी बॉस, समझ गया। और जो कुछ भी हुआ ना इसके साथ, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। आज के बाद कुछ नहीं होगा ऐसा। पुखराज ने खिसियाकर हंसते हुए कहा और अपने हाथ जोड़ने लगा। विकास अभी आया था और पुखराज उस मीटिंग में था। वो उसकी शक्ल देखकर समझ गया था कि वो किसी से मार खाकर आ रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि मामला क्या था और ना ही उससे पूछ पाया था। लेकिन जैसे ही विकास जोगिंदर की नजर में आया, पुखराज घबरा गया। जो बात जोगिंदर ने कही थी उसका मतलब वो साफ समझ गया था। अगर ऐसा आगे कभी भी होता तो शायद वो पुखराज को उसकी गद्दी से उठा देता या फिर गैंग से बाहर भी कर सकता था। इधर पुखराज गुस्से से विकास की तरफ देखे जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उसके टुकड़े टुकड़े करके शराब के साथ चबा जाए। भले ही उसे विकास के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही उसे कंफ्यूजन भी हो रही थी। आखिर दिल्ली में ऐसा कौन आ गया था जिसने विकास के साथ इस तरह की हरकत करने की हिम्मत की थी? इधर जब विकास ने देखा कि उसके पिता उसे मारने के लिए आतुर हो रहे थे तो उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। अब उसकी आंख से आंख मिलाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर वो अपने बाप को बताता कि किसी और ने नहीं बल्कि लकी ने उसके गालों को सुझा दिया है, तो वहां बैठे सारे लोग अपने पेट पकड़ पकड़ कर जोर से हंसने लगते। अगर उन्हें पता चलता कि विकास कॉलेज के कुछ लड़कों से माफी मांग कर आ रहा है तो उसे ताने मार मार कर ही लोग बाहर डालते। इसलिए विकास हवा देखते ही देखते चुप हो गया था। बॉस, मैं उन दोनों को लेकर आया हूं। ठीक इसी वक्त दो लोगों ने मोना और शीना को जोगिंदर की टेबल के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ओह! अचानक से जोगिंदर की नजर मोना पर पड़ी और उसने अपना वो रत्न साफ करना बंद कर दिया। उसने देखा कि मोना की सुंदरता तो उस रत्न की सुंदरता से कई गुना ज्यादा थी। उसने जोगिंदर की आंखों को चमक से भर दिया था। मोना को देखते ही उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई और वो उसकी
तरफ थोड़ा सा झुकते हुए बोला, क्या बात है, तो तुम हो वो मणि जिसके पीछे हमारा कलाम हाथ धोकर पड़ा था। वैसे तुम्हारे पीछे तो कोई भी पड़ सकता है, वाकई बहुत खूबसूरत हो तुम। चलो अब जल्दी से ये बताओ कि कलाम इन 2 दिनों में तुमसे मिलने के लिए आया था क्या? ना, नहीं आया था, मोना ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। अचानक से उसकी आंखों के सामने कलाम की लाश की तस्वीर छा गई थी और वो उसे देखकर घबरा गई। तो क्या वो मर गया? जोगिंदर ने पूछा। वो देख पा रहा था कि मोना झूठ बोल रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या मोना का राज खुल जाता या वो जोगिंदर की आंखों से बच निकलती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी मोना को बचाने के लिए निकल पड़ा था। उसे जैसे ही वसीम से खबर मिली थी कि उसे उठाकर ले गया था तो उससे रुका नहीं गया। इधर मोना को लेकर 2 लोग ईगल गैंग के उस अड्डे पर पहुंच आए थे जहां उनका लीडर जोगिंदर पूरी गैंग की मीटिंग ले रहा था। उसे खबर लग चुकी थी कि कलाम मारा गया था और उसने ये ठान लिया था कि जिस किसी ने भी ये काम किया था उसे वो छोड़ने वाला नहीं था। बाकी लोग भी उसकी इस बात से राजी हो गए। इतने में उन लोगों ने जोगिंदर के सामने मोना और शीना को ले जाकर खड़ा कर दिया। कलाम के बारे में सवाल पूछते ही मोना का हाल खराब हो गया था। भले ही उसने जोगिंदर से बचने के लिए झूठ बोल दिया था, लेकिन जोगिंदर खुद भी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने उसके झूठ को पकड़ लिया था। तो क्या वो मर गया? जोगिंदर ने मोना की आंखों में देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता, मैं पहले ही कह चुकी हूं कि वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था। मोना ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, लेकिन इस बार का उसका जवाब ज्यादा सटीक था। ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं। जो लोग मेरी आंखों के सामने से झूठ बोलते हैं ना, मैं उनसे सख्त नफरत करता हूं। मुझे ऐसे लोग जरा भी अच्छे नहीं लगते हैं जो मेरे सामने मुझसे झूठ बोलते हैं। आमतौर पर उन लोगों की कम से कम एक उंगली तो कटवा ही देता हूं, लेकिन आज तुम एक्सेप्शन हो, बाकियों से अलग हो तुम। जोगिंदर के चेहरे पर अभी भी उसकी मुस्कान बनी हुई थी। वो जितना मोना को देखे जा रहा था उतना ही मोना उसे पसंद आती जा रही थी। उसने कहा, अब देखो, मुझे ये पता चला है कि कलाम मारा गया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने ही भाई की औरत पर हाथ डाले, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आओ इधर, मेरे पास आकर बैठो। जोगिंदर ने मोना से कहा। उसके मुंह से निकलते हुए शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे वो कहीं का शहंशाह हो और अपने किसी आदमी को हुक्म सुना रहा हो। मोना इतना ज्यादा डरी हुई थी कि वो आगे आने के बजाय उल्टा 2 कदम पीछे चली गई। उसने पीछे जाते ही शीना को गले लगा लिया और खड़ी हो गई। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। ये लोग अच्छे लोग नहीं है ना मम्मा, हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए मम्मा। शीना दिखने में भले ही बड़ी थी, लेकिन वो अभी भी दिमाग से एक छोटी बच्ची थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा था। फिर भी वहां पर जो कुछ हो रहा था उसे देखकर तो वो डर गई थी। मोना ने उसकी बात सुनी। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने बस शीना को और ज्यादा कसकर गले लगा लिया। जोगिंदर की नजरें अभी भी उन दोनों के ऊपर ही जमी हुई थी। क्या हुआ, सुना नहीं क्या? तुम मेरे पास नहीं आना चाहती? ठीक है, कोई बात नहीं, जोगिंदर ने कहा। फिर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और मोना की तरफ कदम दर कदम आगे बढ़ने लगा। मोना वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन तब तक पीछे से 2 लोगों ने उसे जकड़ लिया था। मम्मा, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। शीना ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो जोर से चिल्लाई। जब जोगिंदर इधर उसकी मां के पास आया और उसने मोना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, तो शीना ने अपनी आंखें खोल ली थी। उसने जोगिंदर का हाथ बिना डरे पकड़ लिया था और एक पल के लिए उसे घूरने के बाद शीना ने उसका हाथ काट लिया। साली चुड़ैल! जोगिंदर को गुस्सा आया। शीना ने उसके हाथ के अंदर दांत गड़ा दिए थे। जोगिंदर आग बबूला हो गया था और उसे गाली देने के बाद उसने शीना के बालों को पकड़ा और उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। एक पल के लिए वो हवा में उछलने के बाद शीना नीचे जमीन पर गिर पड़ी। धड़ाम की आवाज आई और उसके बाद
शीना चिल्लाई, मम्मा। अगले ही पल उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे, लेकिन ऐसे में उसे सिर्फ अपनी मम्मी की सेफ्टी की चिंता हो रही थी। भले ही उसके दिमाग कमजोर था, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ की सेफ्टी के बारे में सब कुछ ध्यान से समझती थी। साली अपनी मौत को क्यों बुलावा दे रही है रे, जोगिंदर ने कहा। फिर उसने अपना पैर उठाया और अपने भारी से जूते से वो शीना के चेहरे पर लात मारने ही वाला था। उसने अपने पैर जितना हवा में हो सकता था उतना ऊपर उठा लिया था। जूते को शीना की दिशा में जाते देख मोना जोर से चिल्लाई, नहीं। और वो जोगिंदर के जूते और शीना के चेहरे के बीच आ गई। इससे पहले कि जूता शीना को लगता, उसने शीना को उठा लिया और 1 सेकंड में दोनों जोगिंदर से दूर हो गए। जोगिंदर का जूता तो लगा, लेकिन जमीन पर। अच्छा, तुम्हें अपनी बेटी से बहुत प्यार है ना, उसका ध्यान रखने का बहुत शौक है ना तुम्हें। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जोगिंदर नाम है मेरा, और मैं जिससे भी मारने की मन में सोच लूं ना, तो उससे खुद भगवान भी आकर नहीं बचा सकता, समझी ना। जोगिंदर ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा और आगे बोला, लेकिन आज फिर से तुम्हें एक एक्सेप्शन केस मानकर छोड़ देता हूं और अपनी जिंदगी को बचाने का एक अच्छा मौका दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, जोगिंदर ने कहा और मोना की आंखों में देखने लगा। ना जाने क्यों मोना को उसकी शक्ल देखकर ही पसीने आने लगे, और वो जानती थी कि जोगिंदर उसके सामने कोई ऐसी शर्त रखने वाला था जिसे पूरा करने के बजाय वो मरना पसंद करती। तो शर्त ये है कि तुम्हें आज से मेरी रखैल बनकर रहना पड़ेगा। अगर तुम मान जाती हो तो मैं तुम्हारी इस बेटी को छोड़ दूंगा। भले ही जोगिंदर ने आज से पहले मोना जैसी किसी लड़की को नहीं देखा था, वो देख पा रहा था कि मोना बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कलाम ने उसे मोना के बारे में और कुछ नहीं बता रखा था। कलाम ने उसे बताया था कि मोना एक स्ट्रांग औरत थी और वो इतनी जल्दी पिघल जाने वाली लड़कियों में से नहीं थी, इसलिए उसे मनाना और उसके साथ लाना इतना आसान नहीं था। लेकिन जोगिंदर ने अभी जो देखा उसे वो समझ गया था कि मोना की जान उसकी बच्ची में बसी थी और वो अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर जाने वाली थी। जोगिंदर को उसकी दुखती हुई रग पकड़ में आ चुकी थी। इधर मोना ने धीरे से शीना को उठाया और उसे चोट लगी थी वहां सहलाने लगी। उसकी आंखों में शीना के लिए प्यार और दया उमड़ आई थी। वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। मम्मा, यह आदमी बदमाश है और मैं इसके आपके साथ नहीं रहने दूंगी। अगर ये आपके पास भी आया ना तो मैं इसको। शीना ने सुबकते हुए अपनी बात मोना के सामने रखने की कोशिश की। उसे गिरने की वजह से बहुत दर्द हो रहा था। हाँ बेटी, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, प्रॉमिस, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। शीना की बात सुनने के बाद खुद मोना की आंखों में भी आंसू आ गए थे और उसे देखकर वो रोए जा रही थी। उसने अपनी बात खत्म करते हुए भरी हुई नजरों से जोगिंदर की तरफ देखा। उसकी आंखों को देखते ही जोगिंदर समझ गया कि वो उससे झूठ बोल रही थी या फिर उसकी बेटी से। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूं, मोना ने फिर से कहा और फिर जोगिंदर की आंखों को समझाने लगी कि शीना के आगे ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। उसके पास इस वक्त इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। जोगिंदर ने उसका इशारा समझ लिया और अपने लड़कों से बोला, मैडम मोना को कमरे में लेकर आओ। ठीक तभी जब दोनों मोना को लेने के लिए आगे बढ़े, तभी दरवाजे की टूटने की आवाज आई और वहां आती हुई किसी की चीख भी सुनाई दी। सब लोगों का ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया। खुद जोगिंदर और उसके आदमी भी हैरान थे और वो लोग दरवाजे की तरफ देख रहे थे। ईगल गैंग का हर आदमी ये आवाज सुनते ही अपनी जगह से खड़ा हो गया और उस खतरे से लड़ने के लिए तैयार था। इधर जैसे ही मोना के कानों में यह आवाज पड़ी तो उसका दिल घबराने लगा। भले उसे नजर नहीं आ रहा था कि दरवाजे के पीछे कौन था, लेकिन एक छवि उसकी दिमाग में पहले ही उभर आई थी और उसे छवि को अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। कौन है बे? और तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? साला जानता नहीं ये ईगल गैंग का अड्डा है। सब लोग एकदम से खड़े होकर दरवाजे की तरफ देखकर चिल्ला रहे थे। इधर जोगिंदर और बाकी लोग भी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे थे। ना सिर्फ उन्हें गुस्सा आ रहा था, बल्कि वो हैरान भी थे। हर कोई उस इंसान को देखने के लिए बेताब हुए जा रहा था जो इस तरह दरवाजा तोड़कर उनके अड्डे में घुस गया था।
मोना ने शीना को अपने पीछे खींच लिया और खुद भी थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। इधर सब लोगों ने जोगिंदर के लिए रास्ता छोड़ दिया और उनमें से कुछ लोग जोगिंदर के पीछे पीछे जाने लगे। उन्होंने बाहर आकर देखा तो उनके 4 से 5 लड़के जमीन पर गिरे पड़े थे और मारे दर्द के बुरी तरह से कराह रहे थे। इधर दरवाजे के उस पार 4 लंबे चौड़े लड़के खड़े थे। वो 2-2 के झुंड में खड़े थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजे की चौकीदारी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ आने वाले का स्वागत करने वाले थे, मगर उनका असली बॉस आना तो अभी बाकी था। जोगिंदर ने गहरी सांस ली। उसने जब से बाहर दिखते हुए खाली आसमान की तरफ देखा तो वो खुद भी ये जानने के लिए बेचैन हो गया था कि आखिर ये ऐसा आदमी कौन था जो शेर की मांद में घुस आया था। थोड़ी देर बाद वहां पर लोगों का एक जत्था आ गया। जोगिंदर ने अपनी नजरों को थोड़ा सा और चौकस करते हुए उन लोगों को देखा। उसने उनमें से एक आदमी को पहचान लिया था। वसीम खान था वो। वसीम खान अचानक से जोगिंदर के मुंह से निकला। इतने में उधर वसीम के पीछे 10 और मुश्तंदे जैसे लड़के आकर खड़े हो गए और वसीम के बगल में एक और जवान लड़का खड़ा हो गया जो कि किसी स्टूडेंट की तरह नजर आ रहा था। जोगिंदर को समझ नहीं आ रहा था कि वसीम जैसा आदमी इस लड़के को घेर कर क्यों खड़ा था। जब जोगिंदर ने ध्यान से उस लड़के को देखा तो उसके मन में एक अजीब सा शक गहराने लगा। उसके मन में यह सवाल उठने लगा कि ये कोई आम लड़का तो नहीं हो सकता, तो आखिर ये था कौन। अब जोगिंदर की नजर घूमकर वसीम पर आग टिकी। इधर जब मोना ने उस लड़के को देखा तो उसकी आंखों में लगभग आंसू ही आ चुके थे। उसका दिल पिघल गया और वो बस रोने वाली थी। वो यहाँ उसे बचाने के लिए आया था। वो लड़का लकी था। अरे ये तो वही है पापा, यही है वो लड़का जिसने अभी मुझे। विकास ने भी लकी को पहचान लिया था। इतनी मार खाने के बाद वो उसे कैसे भूल सकता था। लकी ने उसे देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में हंसी आ गई, लेकिन इससे पहले कि विकास अपनी बात पूरी कर पाता जोगिंदर ने उसे घूर कर देखा और चुपचाप विकास ने अपनी नजर नीचे कर ली। लकी! शीना तभी पीछे से लकी को देखकर जोर से चिल्लाई, लेकिन इतने में मोना ने उसका मुंह बंद कर दिया। जब लकी ने देखा कि शीना और मोना को अभी तक कुछ नहीं हुआ था तो उसकी जान में जान आई, लेकिन जैसे उसने देखा कि शीना को चोट लगी थी तो फिर उसे गुस्सा आने लगा। आइए आइए वसीम भाई आइए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब हो क्या रहा है? क्या ईगल गैंग में से किसी ने वसीम भाई को नाराज कर दिया है क्या? जोगिंदर ने पूछा और फिर नीचे पड़े लड़कों की तरफ उंगली से इशारा करते हुए वसीम से पूछा। वो वसीम से दबने वाला नहीं था। मैं तुझे बताऊं कि क्या हो रहा है? मुझे तुझे कब से बताने की जरूरत पड़ गई कि क्या हो रहा है? स्कॉर्पियन के जाने के बाद तेरी जुबान ज्यादा तीखी हो गई है क्या? चुपचाप मैडम मोना को छोड़ दे, समझा? वसीम ने कहा। उसे भी जोगिंदर के ऊपर और उसकी भाषा के ऊपर गुस्सा आ रहा था। दोनों पक्ष के बीच तनातनी से माहौल में गर्मी बढ़ गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या जोगिंदर वसीम के कहने पर मोना को छोड़ देता या फिर यहां भी लकी को अपने हाथ पैर चलाने पड़ते? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जोगिंदर ने मोना को पकड़ लिया था और वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा था। जब उसने मोना को अपने पास बुलाया तो वो आने के लिए राजी नहीं हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि जोगिंदर खुद उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगा। इस बीच शीना ने उसके हाथ को काट लिया था, जिसकी वजह से वो शीना को मारने वाला था, लेकिन मोना ने बीच में आकर उसकी जान बचा ली। लेकिन इसके लिए उसे जोगिंदर की शर्त माननी जरूरी थी। अब इससे पहले कि जोगिंदर के आदमी मोना को कमरे के अंदर लेकर जाते तभी पीछे से मारपीट की आवाजें आने लगी। जोगिंदर बाहर गया तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर लकी, वसीम और उनके ढेर सारे लोग खड़े थे। चुपचाप मोना मैडम को छोड़ दे जोगिंदर, वसीम ने फिर से कहा। वो खुद भी दिल्ली के अंदर काफी लंबे वक्त से काम कर रहा था और उसने घाट घाट का पानी पिया था, चाहे दिल्ली का कोई भी आदमी हो। लेकिन उसे वसीम के सामने इतने प्यार से ही बात करनी पड़ती थी। लेकिन जब वसीम के मुंह से जोगिंदर ने इस तरह की बात सुनी तो उसके दिल में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो खुद भी जोगिंदर को पहले से जानता था और उसे ये मालूम था कि दिल्ली में उसका रसूख था और इसलिए वो सोच रहा था कि उसे वसीम की बात को मान लेना चाहिए। लेकिन इस वक्त ईगल गैंग दिल्ली की सबसे बड़ी गैंग थी, तो ऐसे में उसे वसीम से डरने की क्या जरूरत थी? जोगिंदर अपने मन में ये सब सोचे जा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो ये लड़ाई लड़ता
और उसे जीत जाता तो उसका कद एक ही रात में वसीम के कद के बराबर हो जाता। अच्छा, तो दिल्ली के बड़े आका वसीम भाई यहां मेरे हाथों से एक इंसान को छुड़वाने के लिए आए हैं। क्या बात है। लेकिन अगर खास आदमी कुछ खास बात हो तभी वो खास बनाता है। आप अंदर आए, आपने मेरे रेस्टोरेंट के अंदर तोड़ फोड़ की, इसके अलावा आपने मेरे लोगों को मारा, ये तो कोई खास बात नहीं है। जोगिंदर ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए कहा और अपनी बात पर मुस्कुराने लगा। जोगिंदर, वसीम ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसे उसकी बात सुनकर गुस्सा आने लगा। पूरी दिल्ली में किसी की हिम्मत नहीं थी जो कि वसीम के साथ ऐसी बात कर सके, और यहां पर तो उसकी खुद ही गलती होने के बावजूद वो दूसरों के सामने ऐसे बन रहा था जैसे वो किसी छोटी सी गैंग का मालिक नहीं बल्कि दिल्ली का सुल्तान हो। क्या जोगिंदर, आप मेरे सारे नुकसान की भरपाई कर दो वसीम भाई, वरना मैं आपको बता रहा हूं अगर कल से आपकी होटल के अंदर इस तरह का नुकसान होना शुरू हो जाएगा तो मुझसे मत कहना। विकास, बाहर आ। जोगिंदर ने अभी तक अपनी जुबान नहीं छोड़ी थी और उसने विकास को जोर से आवाज देते हुए बुलाया। हाँ हाँ सर। विकास दौड़ा दौड़ा पीछे से आ गया और आकर जोगिंदर के पास खड़ा हो गया। पुखराज भी अपने घायल बेटे के पीछे आकर खड़ा हो गया था। वो जो लड़का जो वसीम भाई के पीछे खड़ा है उसी ने न तुझे मारा था। जोगिंदर ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और फिर वसीम की तरफ देखकर बहुत ही गंदी मुस्कान के साथ बोला, अब क्योंकि आपके इस लड़के ने मेरे गैंग के एक लड़के के साथ इस तरह की हरकत की है और उसके बाद भी आप दोनों यहां मेरे सामने आकर खड़े हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों ही जिंदा रहना चाहते हो। तुम दोनों बाप बेटे इधर आओ और इन दोनों की जमकर धुनाई करो, जाओ। जोगिंदर ने कहा और फिर विकास और पुखराज की तरफ देखने लगा, लेकिन वो दोनों ही वसीम को देखकर एक बार के लिए घबरा गए थे। ना उसके शरीर की बनावट बल्कि उसका ऑरा भी इतना बड़ा था कि वो उसे देखकर ही खौफ खा रहे थे। उसके बाद विकास भी लकी के तेवर को भुला नहीं सकता था, इसलिए उसे काफी डर लग रहा था। देख क्या रहे हो, जाओ, जोगिंदर ने फिर से कहा और इस बार और ज्यादा तेज से चिल्लाते हुए कहा। आज जोगिंदर खुद भी अपनी ताकत का परिचय वसीम को देना चाहता था। जोगिंदर, तेरी इतनी हिम्मत? वसीम ने जैसे किसी शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा। लकी अपने कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि वसीम का जैसा रुतबा था उसके हिसाब से पूरी दिल्ली में उसे कोई चुनौती दे सकता था, और उसके बाद भी जोगिंदर उसे इस तरह की बात कर रहा था। ये वसीम को बर्दाश्त नहीं था। अच्छा, तो तू वसीम भाई का आदमी था, इसलिए तो मुझे उधर इतना मार रहा था, लेकिन भाई अब तेरा नंबर आ गया है, मुझसे बचकर रहना, समझा ना? विकास ने उठते हुए कहा। वो देख पा रहा था कि जब तक उसके सिर पर जोगिंदर का हाथ था तब तक वसीम और लकी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अच्छा, तो इसने तेरे ऊपर हाथ उठाया था बेटा? तूने मेरे बेटे के ऊपर हाथ, पुखराज के बेटे के ऊपर हाथ उठाया? मैं अभी तुझे बताता हूं, मैं अभी तेरे गाल ना मेरे बेटे के गाल से ज्यादा लाल कर दूंगा। इधर पुखराज को भी तैश आ गया। अभी तक दोनों बाप बेटे घबरा रहे थे, लेकिन वो समझ गए थे कि घबराने से कुछ नहीं होने वाला था। फिर उसने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ा ली और उसमें से एक मोटी भुजाएं साफ नजर आने लगी। लकी सर को घेरो, वसीम ने अपने लोगों को चिताते हुए कहा और तुरंत ही 1 दर्जन से ज्यादा लोग लकी को घेर कर खड़े हो गए। बेटा, चाहे उसे कितना भी बचा लो, लेकिन ये ईगल गैंग का अड्डा है और सिर्फ वो ही बच सकता है जिसे ईगल गैंग बचाना चाहती है। देखना, सालों को हिलने तक मत देना। आज तुम्हें पता चलेगा कि दिल्ली का असली बाप कौन है। अब ईगल गैंग के सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे। जोगिंदर भी ईगल गैंग का प्रेसिडेंट था और उसके प्रेसिडेंट होते हुए वो गैंग की नाक नीचे नहीं होने दे सकता था। हाँ, आज हम दोनों बाप बेटे अपनी गैंग के लिए कुछ तो करेंगे। हम सबको दिखा देंगे कि हमारा दिल सिर्फ इस गैंग के लिए ही धड़कता है। देखने दो आज पूरी दिल्ली को एक बाप और बेटे ने मिलकर कैसे उन लोगों को ठिकाने लगाया जो उनकी दिल्ली और उनकी गैंग के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। विकास के अंदर हिम्मत का उबाल आ गया था और वो जोश में पूरा लबरेज हो गया था। इसके साथ ही विकास और पुखराज ने अपनी मुट्ठी कस ली और वो दौड़ते हुए वसीम की दिशा में बढ़ने लगे। बाकी सब लोग उनके पीछे पीछे चिल्लाते हुए आ रहे थे। लकी सर को बचाओ, वसीम ने फिर से चिल्लाते हुए कहा।
इतने में जिन लोगों ने लकी को घेर रखा था उन्होंने पलक झपकते ही उन दोनों बाप बेटे को अंदर घेर लिया था और उन्होंने उन दोनों की इतनी धुलाई की जिसकी कोई हद सीमा नहीं थी। और इतने में उन दोनों की शक्ल लाल मुंह के बंदर जैसी हो गई। वो मार खाने के बाद सीधा जमीन पर गिर गए थे। अब जोगिंदर ने देखा कि पुखराज और विकास नीचे गिरे पड़े थे तो उसकी आंखें चौंधी आ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने आंख निकल ली थी। वो अंदर तक जला हुआ महसूस कर रहा था। साले तुम लोगों ने पुखराज दादा को हाथ कैसे लगा लिया? हमारे ही इलाके में घुसकर हमारे ही लोगों के ऊपर हाथ उठाते हो। जोगिंदर बॉस, ऑर्डर दो। पीछे से ईगल गैंग वाले एक बार के लिए रुक तो गए थे लेकिन उनका गुस्सा अभी तक थमा नहीं था। जोगिंदर, जो कि इस पूरे मंजर को अपनी आंखों के सामने देख रहा था, अचानक से उसका अपना हाथ ऊपर की तरफ उठ लिया। वो सबको चुप रहने का इशारा कर रहा था। उसका इशारा पाते ही सब लोग चुप हो गए थे लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि खुद जोगिंदर भी चुप हो गया था। उसके अपने मन में उसके लिए अपने सब कुछ प्लान चल रहे थे। वसीम भाई, मैं आपको आखिरी बार मौका दे रहा हूं। आप अपने आदमी को लेकर यहां से बाहर निकल जाइए वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। मेरा दिल बहुत बड़ा है और आपका दिन अच्छा है, इसलिए आपको छोड़ रहा हूं, जाने दे रहा हूं आपको। जोगिंदर ने गुस्से से अपनी दांत पीसते हुए कहा, अबे साले, तुझे क्या लगता है तू मुझे जाने के लिए कहेगा और मैं चला जाऊंगा? तू होता कौन है मुझे बताने वाला कि मैं कब जाऊं और कब नहीं? अपनी औकात मत भूल जोगिंदर। याद रख तू किससे बात कर रहा है। दिल्ली में रहकर भी अगर दिल्ली में नहीं रहा ना तो दिल्ली में आ जा वरना सीधा ऊपर चला जाएगा। वसीम ने भी तैश में आकर कहा लेकिन उसे ये सब कहते हुए बुरा लग रहा था। अब वो अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर आ चुका था जहां उसे दिल्ली में किसी को भी अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज उसे ये सब बताना पड़ रहा था कि वो कौन था और क्या कर सकता था। वो चाहता तो जोगिंदर से इतनी बात नहीं करता, उसे अपनी इज्जत की इतनी परवाह भी नहीं थी, लेकिन वो सब ये लकी के लिए और उसके परिवार के लिए कर रहा था। वो दिल ही दिल में अपने आप को कोस रहा था लेकिन जोगिंदर ने उसे इतना गुस्सा दिलाया कि अब वो कुछ नहीं कर सकता था। मैं तेरे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया हूं, वो दिए बिना मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं, वसीम ने कहा और उसने एक नीले रंग का प्लास्टिक का डिब्बा निकाल लिया। फिर जैसे उसने वो डिब्बा नीचे फेंका तो वो खुल गया। उसमें से एक गोल फुटबॉल जैसी चीज बाहर आकर गिर गई। जैसे वो गुड़कने लगी तो ईगल गैंग के सभी लोग एक बार के लिए घबरा गए। जितनी भी लड़कियां जमीन की तरफ देख रही थी, अचानक ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनमें से कुछ लड़कियां चिल्लाने लगी। ये और कोई नहीं बल्कि कलाम का सिर था जो कि पिछले 3 दिनों से गायब था। वैसे तो यहां वसीम इस सिर को इसलिए लेकर आया था क्योंकि इसी बहाने वो उसे डराना चाहता था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वो इस तरह से उसे जोगिंदर के सामने फेंक देगा। पर अब जब बात यहां तक आ गई थी तो उसके पास और कोई चारा नहीं था। ये बहुत बुरा हुआ, लकी ने अपने आप से कहा। वसीम बहुत जल्दबाजी से काम ले रहा था और इस वजह से तो जोगिंदर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने वाला था। वसीम, जोगिंदर ने अपने दांत भींचते हुए कहा। उसके सिर में गुस्सा ने मानो आग लगा दी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वसीम ने अपनी हद पार कर दी और इस बात का जवाब देना उसे बहुत जरूरी हो गया था। वो तुरंत जोर से चिल्लाया, भैया छोड़ो मत साले को, हड्डियां तोड़ दो इनकी। इतने में ईगल गैंग के लोगों ने फिर से जोश में आ गए और जोर से चिल्लाते हुए वसीम की तरफ आगे बढ़ने लगे। उनमें से कुछ ने तो हाथ में चाकू लिए थे और बाकी लोगों ने कुर्सी उठाकर उसकी दिशा में फेंकना शुरू कर दिया। तो कुर्सी उड़ते हुए लकी और बाकी लोगों की तरफ आए जा रही थी। वहां पर करीब 150 से ज्यादा लोग मौजूद थे और यहाँ लकी अपने साथ वसीम को मिलाकर सिर्फ 20 ही लोग लेकर आया था। लकी सर को बचाओ, वसीम ने फिर से चिल्लाते हुए कहा। अब चीजें उसकी कल्पना से भी परे जा रही थी और वसीम का सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर ही टिका था कि लकी को किसी तरह की चोट ना लग जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो शायद वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता। वसीम की आवाज सुनते ही एक बार के लिए 10 लोगों ने लकी को घेर लिया और उस 10 ने अपने दम पर 150 लोगों को रोक लिया। भले ही वसीम अपने साथ में सबसे ताकतवर लोगों को चुनकर लेकर आया था, पर फिर भी उन सब के लिए 150 लोगों को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा था। उनमें से हर एक आदमी अगर 15 से भी लड़ता तो ये बात बन सकती थी, लेकिन वो 15 लोगों से एक साथ लड़ कैसे सकता था?
जब उन लोगों के ऊपर बेतहाशा हमले होने लगे तो वो सिर्फ उन हमलों को 5 मिनट के लिए आसपास तक रोक पाए और उसके बाद वो सब खुद भी नीचे जमीन पर गिर गए। उसके बाद उन्हें ईगल गैंग के लोगों ने दबोच लिया और बुरी तरह से मारने लगे। अब लकी को बचाने के लिए वसीम के साथ में 4-5 लोग आ गए थे। उन्होंने अपने शरीर को अपनी ढाल बना लिया और उससे ही वो लकी की हिफाजत कर रहे थे। अब आगे क्या होने वाला था? कितनी देर बचा पाता वसीम लकी को इस तरह से, या फिर जोगिंदर अपने इरादों में कामयाब हो जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?